चैप्टर 41 तुम हवसी हो। सो हाई एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। विंकिंग फेस। मैनेजर को अपना फोन निकालकर पुलिस वालों को बुलाने की बात सुनकर अभिषेक ने जल्दी से डरते हुए वीर से कहा, सर आप बात मत बढ़ाए और मेरी बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप मैडम को चुप करा दीजिए। अभिषेक की यह बात सुनकर वीर ने गुस्से में कहा, अपनी यह हिदायत अपने पास रखो, मुझे समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें और मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। वीर की ऐसी बात सुनकर अभिषेक अच्छी तरह समझ गया कि वीर को समझाने इसका प्रयास बिल्कुल बेकार है, वीर उसकी बात कभी भी नहीं समझेगा। इसलिए अभिषेक ने मैनेजर को समझने की कोशिश की और उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब मेरी बात तो सुनिए, आप पुलिस को बुलाकर बेकार में अपने रिसोर्ट में तमाशा खड़ा करेंगे। अभिषेक की यह बात सुनकर इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता उन दोनों आंटियों में से एक ने कहा, अरे चुप कर तू, तमाशा तो पहले से ही हो रहा है, ये तमाशा नहीं तो क्या कोई फिल्म चल रही है और कितना तमाशा होगा, हम सभी गेस्ट हैं और हमें परेशानी हो रही है तो मैनेजर पुलिस को यहाँ पर बुलाएगा और बुलाएगा ही। वह दोनों आंटियां कब से मैनेजर को भड़काने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से अभिषेक की बातों का मैनेजर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैनेजर ने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो पुलिस को यहाँ पर बुलाऊंगा। मैनेजर की यह बात सुनकर अभिषेक ने आखिर बार कोशिश करते हुए कहा, देखिए मिस्टर मैनेजर मेरी बात को समझिए, अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो बाहर और आसपास के लोगों के अंदर आपके रिजॉर्ट की इमेज खराब हो जाएगी और वैसे भी इतनी इसी बात के लिए पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। अभिषेक की इस बात ने कि रिजॉर्ट की इमेज खराब हो सकती है मैनेजर को सोचने के मजबूर कर दिया। मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है मैं तुम लोगों को आखिरी बार मौका देता हूं। मैनेजर की यह बात सुनकर अभिषेक को एक शांति मिली। मैनेजर ने आगे कहा, जल्दी से कमरे के अंदर रो रही औरत को बाहर लाओ, हमें उसके मुंह से सुनना है कि क्या वह तुम दोनों को पहचानती है या फिर नहीं, और अगर उसने ना कहा तो मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगा। मैनेजर की बात सुनकर वह दोनों आंटियां और 2-3 आदमी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैनेजर क्या बकवास है, तुम इनकी बात क्यों सुन रहे हो। दोनों आंटियों ने वीर की ओर देखते हुए कहा, और तो क्या, आखिर यह मैनेजर क्या ऐसे अपनी ड्यूटी निभाएगा। उन सभी यह बात सुनकर मैनेजर ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप सभी लोग शांत हो जाए, मैं इस रिसोर्ट का मैनेजर हूं और मुझे आप सभी लोगों के कंफर्ट के साथ साथ इस रिजॉर्ट की रेपुटेशन को भी बरकरार रखना है और अभी आप सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस जाए। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, अगर इन लोगों ने 15 मिनट के अंदर यह सब कुछ तमाशा खत्म नहीं किया तो मैं आप सभी को सुझाव मानते हुए पुलिस को यहाँ पर जरूर बुलाऊंगा। मैनेजर की यह बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस लौटने लगे। आखिर में वहां पर सिर्फ दोनों आंटी ही मौजूद थी। उन दोनों ने जाते हुए कहा, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। सभी के जाने के बाद मैनेजर ने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, मैं 15 मिनट बाद में यहाँ पर आऊँगा और भागने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिजॉर्ट से बाहर भाग नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया। मैनेजर और सभी के पास ही जाने के बाद अभिषेक ने अपने सर का पसीना पूछते हुए वीर की तरफ देखा। वीर की तरफ देखकर अभिषेक फिर से चौंक गया। वीर आराम से अपने फ़ोन पर मैसेज चेक कर रहा था। वीर को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि अभी वीर के खिलाफ किसी ने इतना बड़ा कोई तमाशा खड़ा किया है। अभिषेक हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वीर से कुछ भी कहे, लेकिन उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे और 15 मिनट में अगर उसने कुछ नहीं किया तो पुलिस यहाँ पर पक्का आएगी। इस बात को याद करते हुए अभिषेक ने हिम्मत करते हुए वीर से कहा, सर। वीर ने अभिषेक कौन देख कर दिया। दूसरी तरफ माही जो कि लगातार रो ही जा रही थी। वीर और माही उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर अभिषेक को रोना आ रहा था, लेकिन वह रो नहीं पा रहा था। अभिषेक ने कोशिश की और फिर से कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। 2-3 बार ऐसा कहने के बाद भी नहीं। गुस्से में अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें एक बार कही गई बात समझ नहीं आती। वीर के गुस्से को देखकर अभिषेक शांति से वीर को समझने की कोशिश करते हुए कहा, कर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने मैडम को अभी चुप नहीं करवाया तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और उसके बाद शायद पुलिस हमें यहाँ से पकड़ कर ले जाए। वीर ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से पुलिस मुझे हाथ भी लगा सके, तो मुझे पकड़ कर ले जाने की बात तो तुम अपने दिमाग में लाओ ही नहीं। वीर का ऐसा जवाब सुनकर अभिषेक का मन कर रहा था कि वो दीवार से अपना सर पटक पटक कर अपना सिर फोड़ दें। अभिषेक ने कहा, सर मुझे पता है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर मैडम ने आपके खिलाफ कुछ भी गलत बोल दिया तो शायद पुलिस आपको अपने साथ लेकर चली जाएगी। अभी तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि आप कौन है, लेकिन कल की हेडलाइंस होगी, SKI कंपनी के CEO ने एक लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। सर इससे आपकी और कंपनी दोनों की बदनामी होगी। अभिषेक की बात सुनते ही वीर ने गुस्से में कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें मेरा करैक्टर ऐसा लगता है, आखिर तुमने ऐसा बोलने की कोशिश भी कैसे की। वीर के गुस्से को देखकर अभिषेक इस पर डरा नहीं बल्कि उसे एक मौका दिखा जिससे वह इस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकता है। अभिषेक ने कहा, सर मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं और मुझे पता है कि आपको इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर इन सभी लोगों ने बाहर आपके बारे में और किसी ने आपको पहचान लिया तो कंपनी की बदनामी होगी और आपके खानदान की भी बदनामी हो सकती है। अभिषेक की सब बातें सुनकर वीर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वीर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, लगता है कि तुम्हारा पिकअप होना जरूरी है।
वीर की यह बात सुनकर अभिषेक को ज्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस यहाँ पर आए और अगर पुलिस वालों ने वीर के ऊपर हाथ पर लगाया तो उसकी नौकरी वैसे भी जाएगी। इसलिए अभिषेक ने आगे कहा, सर अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो आप उदयपुर की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे और आपके हाथ से कॉन्टैक्ट निकल जाएगा और साथ हमारी कंपनी, आपकी इमेज और आपके खानदान सभी की बदनामी भी होगी। अभिषेक की सारी बातें सुनने के बाद विनय कुछ भी नहीं किया। ये देखकर अभिषेक ने आखिरी हथकंडा अपनाते हुए वीर के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, सर प्लीज मेरी बात मान लीजिए, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगी। अभिषेक को ऐसा करता हुआ देखकर और माही की रोने की आवाज कुछ सुनकर वीर का दिमाग खराब हो गया। वैसे तो वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या रहेगा, लेकिन उदयपुर की मीटिंग के बारे में सोचकर वीर ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूं और अब दूर हो जाओ मेरे पैरों से। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने खड़े होकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद वीर दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ गया। माही जो कि अभी भी बेड के ऊपर रो रही थी, उसे देखकर वीर ने सीधा उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बेड के पास पहुंचकर वीर ने सीधा बिना कुछ कहे माही के दोनों हाथों को पकड़ा और माही को एक झटके से सीधा कर दिया। रो रोकर माही की आंखें लाल हो गई थी। वीर को देखकर, उसकी इस हरकत को देखकर माही और भी जोर से रोने लगी। ये देखकर वीर ने जल्दी से अपने एक हाथ से माही के मुंह को बंद कर दिया और कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? आखिर क्यों पूरी रिजॉर्ट को अपने सिर पर उठाने की कोशिश कर रही हो? वीर की यह बात सुनकर मैन रोते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वीर के हाथ की वजह से माही कुछ नहीं कर पाई। माही ने वीर की पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन वीर ने जल्दी से बेड पर चढ़कर माही को अच्छी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। वीर ने कहा, अब मैं जब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम शांत नहीं होगी। वीर की यह बात सुनकर माही ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना सर हामी में हिला दिया, जिसे देखकर वीर ने कहा, बहुत अच्छे। तभी माही ने अचानक से वीर के हाथ को काट लिया। माही के ऐसा करते ही वीर ने जल्दी से अपने हाथ को माही के मुंह से दूर कर लिया। अगले पल माही ने जल्दी से वीर को बेड के ऊपर दूसरी तरफ धक्का मार दिया। वीर बेड के ऊपर गिर पड़ा। वीर के गिरते ही माही उसके ऊपर आकर बैठ गई। माही की हरकत को देखकर वीर को गुस्सा आया। तभी माही ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वीर की कल की तरह तुम फिर से मेरा फायदा उठा लोगे? मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचती थी। तुम एक नंबर के घमंडी, नकदे, गुस्सैल और ईगो रखने वाले इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हवसी भी हो। माही की सारी बातें सुनने के बाद वीर ने अगले ही पल माही को फिर से अपने नीचे कर दिया और गुस्से में कहा, तुमने मेरे कैरेक्टर को इस तरह से जस्टिफाई किया, आखिर तुम्हारी कैसे हुई मुझे हवसी कहने की? वीर ने अपनी एक हाथ से माही के दोनों हाथों को पकड़ लिया था। माही ने कहा, छोड़ो वीर, मुझे छोड़ो और तुम हो हवसी और मैं तुम्हें हवसी ही कहूंगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, अच्छा तो मैं हवसी हूं, फिर क्यों ना मैं तुम्हें सच में मेरी हवस दिखाई दूं। वीर की यह बात सुनकर माही ने डरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वीर ने कहा, मेरा मतलब साफ है, तुम मुझे हवसी कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। लेकिन अब जबकि तुमने मुझे हवसी बना ही दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूं जो एक हवस से भरा हुआ आदमी तुम जैसी लड़कियों के साथ करता है। वीर की यह बात सुनकर माही ने डरते हुए कहा, देखो वीर, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, तो तुम चिल्लाओगी तो ठीक है, चिल्लाओ, जितना जोर से तुम चिल्ला सकती हो उतना जोर से चिल्लाओ। ऐसा कहकर भी माही की कमर को छूने लगा। वीर कैसा करते ही माही ने 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन इसका वीर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा, जिसे देखकर माही ने रोते हुए कहा, वीर प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तुम्हें दादाजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। माही के चेहरे पर गुस्सा, लाचारी और डर साफ झलक रहा था। माही के चेहरे को देखकर वीर अगले ही पल माही से दूर हो गया, बेड के किनारे पर बैठ गया। माही थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद जल्दी से खड़ी हुई और उसने चादर से अपने आप को ढक लिया। वीर और माही दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहने के बाद वीर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने साथ लाकर मुझे इतनी परेशानी होगी। माही ने कुछ भी नहीं कहा। वीर ने आगे कहा, बेवकूफ़ लड़की, आखिर तुम जैसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? अगर मुझे तुम्हारे साथ यह सब कुछ करना होता तो एक समय तुम मेरी बीवी थी और मैं सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वीर की यह सब बातें सुनकर माही ने कहा, धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वीर ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम कल खुद की बेवकूफ़ उपयोग की वजह से झगड़े में पड़ गई और फिर बारिश में भीगने के बाद तुम बेहोश भी हो गई। और रही बात तुम्हारे कपड़ों को बदलने की, तो हाँ, मैंने उन्हें बदला ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वीर की बात सुनकर माही ने कहा, भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं? माही की बात सुनकर वीर ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना है या फिर नहीं ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैंने तुम्हारे कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम टेबल पर पड़े हुए उस टॉवल और पानी के बाउल को देख लो। मैं तुम्हारे पास एक ही बेड पर बिल्कुल भी नहीं सोने वाला था, लेकिन तुम्हें बहुत तेज बुखार आया था और तुमने मेरे हाथ को कसर पकड़ लिया और मेरे हाथ को छोड़ नहीं, इस वजह से मैं बेड पर तुम्हारे साथ सोया। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी हॉस्पिटल चलो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीर की यह बात सुनकर कि वीर ने तबीयत खराब होने पर उसकी देखभाल की, माही ने कहा, क्या आपने सचमुच मेरी देखभाल की?
ये बात सुनकर वीर ने चीरते हुए कहा, इस बात को भूल जाओ तुम कि मैं तुम्हारी मदद की, बस इस बात पर फोकस रखो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। वीर की यह बात सुनकर माही ने चादर को अपने ऊपर से हटा दिया। तभी माही की नज़र वीर के उसे हाथ पर गई जिसके ऊपर उसने काट लिया था। माही ने अपनी पूरी ताकत से वीर हाथ पैर काट लिया था, जिसकी वजह से वीर के हाथ पर माही के दांतों धारा जख्म हो गया था और उससे खून भी निकल रहा था। यह देखकर माही को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, वीर क्या आप सच कह रहे हैं? आपने सचमुच मेरे साथ कुछ भी नहीं किया? माही की बात सुनकर भी को गुस्सा आ गया। उसने बेड के ऊपर से खड़े होकर माही की ओर देखते हुए कहा, मैंने जो कहना था वह कह दिया और अब मुझे इस मतलब नहीं है कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं। ऐसा कहकर वीर कमरे से बाहर चला गया। क्या आएगी पुलिस अनंत स्पा रिसोर्ट के अंदर? क्या माही कर पाएगी वीर की इन बातों के ऊपर यकीन? क्या होगा आगे? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 42 माही का इल्जाम, माफी मांगिए। सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। दरवाजे के बाहर निकलते ही दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हुए अभिषेक ने वीर की ओर देखते हुए परेशानी से कहा, सर क्या बात बनी? अभिषेक के चेहरे पर घबराहट, परेशानी और एक अजीब सी हैरानी का भाव था। अभिषेक वीर से जानना चाहता था कि क्या उसके और माही के बीच जिस किसी गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है वह खत्म हुई या फिर नहीं। अभिषेक की आवाज़ में एक डर था और वह इसलिए था क्योंकि जब वीर कमरे के अंदर गया तो उसके थोड़ी देर बाद अभिषेक ने माही को मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ को सुना था और यह सब कुछ सुनकर अभिषेक को लगा कि बात नहीं बनी है। अभिषेक को डर लग रहा था कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो उसके बॉस वीर और उनकी कंपनी की बदनामी होगी। माही के चिल्लाने की आवाज़ को सुनने के बाद अभिषेक ने दरवाजे के बाहर कान लगाकर वीर और माही के बीच चल रहे झगड़े को सुनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अभिषेक नहीं चाहता था कि उसका बॉस भी गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले जिसकी वजह से और मुसीबत पैदा हो जाए। लेकिन अभिषेक इसी चक्कर में वीर और माही के बीच में हुई यह बात कि माही वीर की बीवी है, ये बात सुन ली। यह बात सुनते हैं अभिषेक चौंकर पीछे हट गए थे, इसलिए उसने वीर के आगे की बात नहीं सुनी कि माही अब वह दोनों रिलेशन में नहीं है। अभिषेक का सवाल सुनकर वीर ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? ऐसा कहकर वीर वहां से चला गया। अभिषेक वीर को कुछ भी नहीं कह पाया। वीर के वहां से जाने के बाद अभिषेक ने परेशान होते हुए अपना सिर पकड़ लिया और कहा, आखिर में क्यों इस मुसीबत में फंस गया? इससे अच्छा तो मैं किसी इंटर्न को ये काम दे देता। थोड़ी देर बाद मैनेजर वापस से अभिषेक के पास आ गया। मैनेजर ने कहा, हाँ तो हो गया आपका काम, आपका समय खत्म हुआ और अगर अब आपने मुझे कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया तो अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और सबसे पहले आप इस कमरे के अंदर मौजूद औरत को बाहर बुलाए, मुझे उनसे बात करनी है। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर मैनेजर दरवाजे के बाहर आकर दरवाजे के ऊपर खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनिए मैडम बाहर आई, देखिए आप जल्दी से बाहर आ जाए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन अंदर से माही ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कोई भी जवाब ना आता हुआ देखकर मैनेजर ने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं दिया है? मैनेजर की बात सुनकर अभिषेक ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, देखिए मैनेजर साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैनेजर ने कहा, चुप करो तुम, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। और तुम्हारा वह दूसरा साथी कहाँ पर है जिसे तुम बॉस कर रहे थे? अब मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी रिसोर्ट में आकर किसी लड़की के साथ गलत करने की? ऐसा कर मैनेजर ने अपने फ़ोन पर पुलिस का नंबर डायल कर दिया और पुलिस को फ़ोन भी मिला दिया। लेकिन तभी अभिषेक ने जल्दी से मैनेजर के हाथ में से उसका फ़ोन छीना और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिषेक की हरकत को देखकर मैनेजर ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अभिषेक ने कहा, देखिए सर, सबसे पहली बात हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और दूसरी बात मेरे साथ मौजूद दूसरे आदमी मेरे बॉस हैं और कमरे के अंदर मौजूद औरत एंड उनकी बीवी, और बस उन दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अभिषेक की यह बात सुनकर मैनेजर ने गुस्से में कहा, चुपचाप मेरा फ़ोन वापस करो और अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम झूठी कहानी बना रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। अब मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर रहूंगा। मैनेजर की यह बात सुनकर अभिषेक ने मैनेजर को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अभिषेक और मैनेजर के बीच की जोर जोर की बातों को सुनकर एक बार फिर से आसपास के कमरों में से गैस निकलकर बाहर आ गए। अभिषेक ने कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभिषेक की सब बातें सुनकर मैनेजर ने गुस्से में कहा, लगता है कि तुम बातों से नहीं मानने वाले हो। ऐसा करके मैनेजर ने अपने कान में लगे हुए वायरलेस ब्लूटूथ पर कहा, गार्डन जल्दी से अंदर आओ। मैनेजर गार्ड को बुलाता हुआ देखकर अभिषेक समझ गया कि मैनेजर अब उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाला है। और यह समझकर अभिषेक ने हार मानते हुए कहा, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। आसपास इकट्ठा हुए 2-3 गेस्ट ने कहा, अरे हमने तो पहले ही कहा था, ये दोनों आदमी बहुत ज़्यादा बदतमीज और बुरे लोग हैं, इन्होंने जरूर उस लड़की के साथ हमारे सभी के यहाँ से जाने के बाद कुछ कर दिया है। एक आदमी ने तो सीधा सीधा कहा, अरे मुझे तो लगता है कि हम सभी के जाने के बाद इन दोनों ने आदमी ने मिलकर उसको मार दिया है और अब इसका दूसरा साथी फरार भी हो गया है। वैसे भी यह उसको बॉस कह रहा था तो उसने इसको बाली का बकरा बना दिया और खुद यहाँ से भाग गया। अगले ही पल 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ गए। गार्ड्स को देखकर मैनेजर ने कहा, जल्दी से आकर इस आदमी को पकड़ लो। मैनेजर की यह बात सुनकर अभिषेक ने कहा, यह आप गलत कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं।
लेकिन आप अभिषेक की बात कोई भी नहीं सुनने वाला था। गार्ड्स ने अगले ही पल दोनों तरफ से अभिषेक को अच्छी तरह से कसकर पकड़ लिया। इसके बाद मैनेजर ने अभिषेक के पास से अपना फ़ोन छीना और जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगा दिया। मैनेजर पुलिस वालों से बात करने लगा और उन्हें सिचुएशन समझाने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। उन सभी की नज़र में इस समय अभिषेक एक बदमाश और गुंडा था और फिर उसका बॉस और उन दोनों ने मिलकर किसी लड़की के साथ गलत किया है। तभी अचानक डोर लॉक के खुलने की आवाज़ के साथ माही दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गई। माही ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और उसके बाल पूरी तरह से पानी से भीगे हुए, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि माही अभी अभी सीधा वॉशरूम से बाहर निकल कर आई है। माही के बाहर आते ही सभी लोगों की नज़र उसके ऊपर टिक गई। कमरे के बाहर इतने सारे लोगों को देखकर माही हैरान हो गई। माही को समझ नहीं आया कि उसके कमरे के बाहर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। माही को देखते ही अभिषेक ने कहा, मैडम मैडम। माही ने अभिषेक की ओर देखा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभिषेक को दोनों तरफ से कसकर पकड़ रखा था। ये देखकर माही ने कहा, ये क्या हो रहा है और अभिषेक, तुम्हें गार्ड्स ने क्यों पकड़ रखा है। माही को देखकर अभिषेक की जान में जाना है और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान तेरा लाख शुक्र है। ऐसा कहकर अभिषेक ने माही से कहा, देखिए ना मैडम, इन सभी लोगों को गलतफहमी हो गई है और इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। आप प्लीज़ जल्दी से इन्हें समझाएं और इन्हें बताएं कि जैसा ये समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक की सब बातें सुनकर मैनेजर ने माही की ओर देखते हुए कहा, एक मिनट मैडम। माही ने मैनेजर की ओर देखा। मैनेजर ने माही को देखते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं इस जगह का मैनेजर हूं और आपको शायद ये बात पता है। मुझे शक है कि आपके साथ इस आदमी और इसके साथ मौजूद इसके बस ने कुछ गलत किया है। क्या ये सब कुछ सच है। मैनेजर की यह बात सुनकर माही कुछ समझ पाती उससे पहले अभिषेक ने कहा, अरे आखिर कैसे मैनेजर हो तुम। आखिर किस मूर्ख आदमी ने तुझे इस जगह का मैनेजर बना दिया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मैडम मेरे बॉस की बीवी हैं और उन्होंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आप पर यह सभी दूसरे लोग बेवजह ही मेरे बॉस के कैरेक्टर को बदनाम कर रहे हैं। अभिषेक के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ गया। इसके बाद मैनेजर ने एक सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से इसका मुंह बंद करो। मैनेजर की बात मानते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब में से अपना रूमाल निकाला और उसे अभिषेक के मुंह में घुसेड़ दिया। अभिषेक का मुंह बंद कराने के बाद मैनेजर ने माही की ओर देखकर अपना गुस्सा शांत किया और फिर कहा, देखिए मैडम, अब मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। मैं ये तमाशा थोड़ी देर और झेल सकूं। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और वह कुछ ही समय में यहाँ पर आती होगी। उससे पहले आप हमें बिना किसी से डरे हुए सच्चाई बता सकती हैं। माही को देखकर मैनेजर के बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैनेजर साहब। लड़की, अगर तुम्हारे साथ इन दोनों लड़कों ने कुछ गलत किया है तो तुम हमें बताओ। ऐसा कहकर उसे आदमी ने माही के हाथों को पकड़ने की कोशिश की। माही पहले ही उस आदमी की हरकत को भाग गई और उसने जल्दी से 2 कदम पीछे ले लिए और कहा, आखिर यह सब कुछ आप लोग क्या बोल रहे हैं। कैसी बकवास कर रहे हैं आप सभी लोग। माही की बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने भद्दे से चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अरे आप डर क्यों रही हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला हूं और आपको किसी और से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सच्चाई वह हमें आप खुलकर बताए। हमें पता है कि आपके साथ गलत हुआ है और हम सभी आपके साथ हैं। ऐसा कहकर उसे आदमी ने माही के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। आदमी की हरकत से घबराकर माही ने जल्दी से उसे धक्का दे दिया। माही के धक्के की वजह से वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसे आदमी ने चिल्लाकर कहा, है मेरी कमर। अरे मार डाला इस लड़की ने तो मुझे। मैं तो इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और इसने तो उल्टा मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। अरे ये लड़की तो पागल है। 2-3 लोगों ने जल्दी से उसे आदमी को उठने में मदद की। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र की मोटी औरत ने उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास आकर घबराते हुए कहा, अरे आप ठीक तो हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसा कहने के बाद उस औरत ने माही की ओर गुस्से में घूर कर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें तमीज नहीं है लड़की। एक तो मेरे पति तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा तुमने उन्हीं को धक्का मार दिया। अगर इन्हें चोट लग जाती तो क्या होता। उस औरत ने आगे कहा, देखिए आप सभी लोग, देखिए इस लड़की की हरकत। एक तो हम सभी जो इसकी मदद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये लड़की जिसने मेरे पति को धक्का मारकर जमीन पर फेंक दिया। उस औरत की यह बात सुनकर फिर से वह दोनों आंटियां जो कि अभी अभी वहां पर आई थी, उन्होंने कहा, अरे आखिर कैसी बदतमीज लड़की हो तुम। उन दोनों आंटियों को वहां पर देखकर अभिषेक ने गुस्से में अपने मन में कहा, आखिर ये दोनों जल औरतें क्या चाहती हैं। बार बार यहां पर आकर आग में घी क्यों डाल रही है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अगर वीर सर ने देखा कि उनकी बीवी के साथ यह सभी लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो इन सभी के साथ साथ मेरी भी खैर नहीं होंगी। ऐसा सोचकर अभिषेक उन दोनों गार्ड्स की पकड़ से छूटने के लिए चटपटाने लगा, लेकिन उन दोनों गार्ड्स ने कसकर अभिषेक को पकड़ रखा था, जिस वजह से अभिषेक कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ उम्र की औरत ने और उन दोनों बूढ़ी आंटियों ने माही बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। हम आपको बिगड़ हो देखकर मैनेजर ने बीच में आकर कहा, आप सभी लोग शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए। ये लड़की आपके हस्बैंड से माफ़ी मांगेगी, मैनेजर ने उस औरत से कहा। मैनेजर की यह बात सुनकर उस औरत ने कहा, माफ़ी से कुछ नहीं होगा, इस लड़की को मेरे पति के पैर में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उस औरत की यह बात सुनकर मैनेजर ने माही कर गुस्से में देखा और कहा, मैडम सुबह से आपकी वजह से इस रिसोर्ट में बहुत हंगामा हो चुका है और आखिर आपने इन मिस्टर को धक्का क्यों मारा। लेकिन अब मुझे नहीं पता, जल्दी से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगिए।
मैनेजर की यह बात सुनकर माही ने हैरानी और गुस्से के साथ कहा, मैनेजर क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि इस आदमी ने कैसे मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और मैंने जो उनको धक्का मारा वह इसी वजह से क्योंकि इन्होंने मुझे छुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार के लिए तुम्हें इसे माफ़ी मांग भी लेती, लेकिन इनकी मन की गंदगी को समझते हुए तो मैं इस आदमी से बोलूं भी ना और मैं इससे माफ़ी मांगूंगी। माही का यह इल्ज़ाम सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी नज़र चलते हुए कहा, आखिर तुम कैसी बकवास बातें कर रही हूँ लड़की, ज़रा मेरी उम्र का तो लिहाज करो। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं छी छी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। आदमी की यह बात सुनकर उसकी बीवी ने आसपास मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, देखा आप सभी ने, मेरे पति कितने सांप और नेक दिल के हैं। कोई लड़की झूठ मार उनके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हैं। अरे मेरे पति तो सिर्फ इस लड़की की मदद करना चाहते थे और इसे लगा कि मेरे पति इसे गलत नज़र से देख रहे हैं। ऐसा कहने के बाद उस औरत ने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, देख मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये लड़की मेरे पति के पैरों में चाहिए, जल्दी से इससे माफ़ी मंगवाए। बना तो शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे पति एक कामयाब बिजनेसमैन है। मेरे पति की वजह से आपकी इस रिसोर्ट में बहुत से गेस्ट आते हैं क्योंकि वह अपनी सारी मीटिंग अधिकतर यहीं पर रखते हैं। और अगर अब आपने मेरे पति की इस बेइज्जती करने वाली इस लड़की से माफ़ी नहीं मंगवाया तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। उस औरत की यह बात सुनकर मैनेजर ने घबराते हुए कहा, मैडम आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मेरा आपसे वादा है कि ये लड़की आपके पति से माफ़ी मांगेगी। क्या होने वाला है अब इस रिसोर्ट के अंदर? क्या मगेगा, क्या मांगेगी माही उस आदमी से माफ़ी या फिर नहीं? और क्या सच में उस आदमी ने माही को गलत तरीके से छूने की कोशिश की? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 43 वीर का गुस्सा बहुत हुआ। सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विंकिंग फेस। मैनेजर की यह बात सुनकर उस औरत ने कहा, मुझे झूठे दिलासे देने की कुछ ज़रूरत नहीं है मैनेजर, अगर तुम इस होटल की रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देना चाहते हो तो अभी के अभी इस लड़की को मेरे पति के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए कहो। उस औरत की इतनी बात सुनते ही मैनेजर ने गुस्से में माही जी और घर कर देखते हुए चिल्लाकर कहा, मैडम अभी के अभी हमारे रिसोर्ट के महत्वपूर्ण गेस्ट से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगिए। माही को तभी तो ये भी समझ नहीं आया था कि आंखें सभी लोग उसके कमरे के बाहर क्यों इकट्ठा हुए हैं और माही को इस बात के जानने का मौका भी नहीं मिला। बाहर आते ही उस आदमी ने माही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और अब यहाँ का मैनेजर और सभी लोग उसी को गलत ठहराकर उसी आदमी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के उसे मजबूर कर रहे थे। माही ने घबराते हुए कहा, आखिर मेरी गलती क्या है जो मैं इस जैसे इंसान के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूं? उल्टा इस आदमी को मेरे साथ किए गए इसके गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सभी लोग माही की बातें सुन जरूर रहे थे लेकिन कोई भी माही की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि जिस आदमी की पर माही इल्जाम लग रही थी वह सच में काफ़ी उम्रदराज आदमी था और उसके द्वारा ऐसी हरकत किए जाने पर सभी लोगों को शक हो रहा था। माही की यह बात सुनकर उस औरत ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब तुम मेरे पति से माफ़ी नहीं मांगोगी? माही ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं कभी भी उसे इंसान से माफ़ी नहीं मांगेगा जिसे उल्टा मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। माही यह बात सुनकर दोनों आंटियों में से एक आंटी ने कहा, इसका मतलब तो फिर तुम इस आदमी और उसके साथ मौजूद दूसरे आदमी को भी माफ़ नहीं करोगी? उस आंटी ने अभिषेक की ओर इशारा करते हुए कहा। उस आंटी की यह बात सुनकर माही ने असमंजस से कहा, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? माही की आवाज़ सुनकर उस आंटी ने माही को ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, लगता है कि अभी तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आया या फिर तुम जानबूझकर नासमझ बनने का नाटक कर रही हो। दूसरी आंटी ने कहा, जब तुम कमरे में जोर जोर से रो रही थी हम सभी ने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद इन दोनों लड़कों के ऑपरेशन किया। दूसरा लड़का तो मुझे नहीं पता कहाँ पर चला गया, लेकिन हाँ हमें लगा कि इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और इस वजह से तुम कमरे के अंदर रो रही हूँ। उस आंटी की यह बात सुनकर माही को अब सब कुछ समझ आया कि आखिर उसके कमरे के बाहर सभी लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं और वीर दोबारा से उसे यह बात समझने के लिए कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है कमरे में क्यों आया था। माही को शुरू से शक हो रहा था कि आखिर वीर ने उसे अपना पक्ष समझाने की कोशिश क्योंकि वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कौन उसे किसी नज़र से देख रहा है। माही ने सारी बातें समझने के बाद कुछ कहना चाह कि तभी उसे औरत ने फिर से कहा, अरे मुझे तो लगता है कि हम्सबी ने बेवजह ही अपना समय खराब किया। ये लड़की तो मुझे बाजारू लगती है और इन लड़कों ने ही इसे यहाँ पर बुलाया होगा और जब पैसों की बात आई तो इसने जानबूझकर ज़्यादा पैसे मांगे होंगे और इन लड़कों ने इसकी यह बात नहीं मानी जिसकी बात इसने नाटक करना शुरू कर दिया और रो रो कर हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम सभी लोग इसके फेवर में आ जाए और इन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दे। वह तो अच्छा हुआ कि इसकी असली सही समय पर हमारे सामने आ गई जब उसने मेरे पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जबकि मेरे पति ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस औरत की यह बात सुनकर सभी लोग माही को हिन नज़रों से देखने लगे। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें जल्दी से इस लड़की का मुंह काला करके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन सभी लोगों की बातें सुनकर माही को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। माही को पता था कि उसे आदमी ने सचमुच इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, उस आदमी ने गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश की थी। लेकिन माही अपनी ये किसी को भी नहीं समझ पा रही थी क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं था। सभी लोगों उसे बाजारू लड़की मान चुके थे।
मही ने अपनी बात कहने की कोशिश की और कहा, आप सभी लोग मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन किसी ने भी माही की बात नहीं सुनी। तभी उस औरत ने गुस्से में आगे बढ़कर माही के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। उस औरत को अपने पैर हाथ उठाता हुआ देखकर माही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर माही ने अपनी आंखें खोल ली। माही ने अपनी आंखें खोलते ही देखा कि उसके सामने वीर खड़ा था। वीर के चेहरे पर इस समय गुस्सा साफ झलक रहा था। वीर में उसे औरत के हाथ को माही के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया था। अचानक से वहां पर को देखकर सभी लोग थोड़ा हैरान हुए। वीर में गुस्से में उसे औरत की ओर देखते हुए उसके हाथ को अपनी पूरी ताकत से दबा दिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वीर कैसा करते ही उस औरत के मुंह से चीख निकल पड़ी। वीर ने के लिए पल उस औरत के हाथ को उसी के चेहरे की ओर फेंक दिया, जिसकी वजह से उस औरत ने अपने ही हाथ से अपनी गाल पर चांटा मार लिया और अगले पल वह औरत जमीन पर गिर पड़ी। उस औरत को पीछे हटाने के बाद वीर ने गुस्से में उन दोनों गार्ड्स की ओर देखा जिन्होंने अभिषेक को पकड़ रखा था। वीर ही गुस्सा और एक ऊर्जा थी। जैसे ही वीर ने उन दोनों को देखा तो अगले ही पल उन दोनों गार्ड्स ने अभिषेक को छोड़ दिया। वीर के आते ही वहां का पूरा माहौल बदल गया। माही अभी तक डरी हुई थी इतने सारे लोगों को देखकर, और वह भी उन सभी को उसके खिलाफ। माही को लगा था कि उसके साथ अब गलत होगा, लेकिन वीर को देखकर माही खुद को अब सुरक्षित महसूस करने लगी। लेकिन माही सोचने लगी कि आखिर वीर उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि उसने कुछ इधर पहले वीर के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया था। माही की नज़र वीर की उस हाथ के ऊपर भी गई जिसके ऊपर उसने काट लिया था। उसके दांतों का जख्म अभी वीर के हाथ पर मौजूद था। ये देखकर माही को अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा और उसे बुरा लगने लगा कि उसने बिना सोचे समझे वीर को बहुत ज्यादा गलत समझा और उसे गलत जज किया। उस औरत को जमीन पर गिरते ही मैनेजर ने और उसके पति ने उसे जल्दी से उठाया। इसके बाद मैनेजर ने वीर की ओर देखते हुए कहा, अब लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर मैनेजर ने दोनों गार्ड्स की ओर देखा और कहा, पकड़ लो इस आदमी को। अभी तक अभिषेक वीर और माही के पास आ चुका था। अभिषेक ने जल्दी से अपने मुंह में से रुमाल को निकालकर दूर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, आप सभी लोग रुक जाए। अभिषेक अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था और उसकी आवाज़ पूरी लॉबी में गूंजने लगी। अभिषेक को लगा नहीं था कि उसकी इस बात से किसी के ऊपर ज्यादा कुछ असर पड़ेगा, लेकिन उसकी यह बात सुनकर सभी लोग एक पल के लिए अपनी जगह पर रख गए। उन सभी को रुका हुआ देखकर अभिषेक समझ गया कि उसके पास यही सबसे अच्छा और सही मौका है उन सभी लोगों को समझाने का। इसलिए अभिषेक ने जल्दी से मैनेजर और सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, आप सभी लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन आप हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी SKI कंपनी के CEO से बदतमीजी कर रहे हैं। वीर यानी सिंघानिया खानदान की कंपनी देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर पहचान रखती थी, और ऐसा ही कोई होगा जिसे इस कंपनी के बारे में पता नहीं होगा। अभिषेक के मुंह से SKI कंपनी का नाम सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े हो गए। उन सभी को पता था कि अगर उनके सामने मौजूद उसे लड़के ने झूठ नहीं कहा है तो इस समय उन सभी के सामने इंडिया का सबसे पावरफुल और ताकतवर इंसान खड़ा। लेकिन आखिर कोई भी कैसे इतनी आसानी से यकीन कर लेता। आखिर यह पहचान जो अभिषेक ने उन सभी को वीर की बताए वह एक लेटेस्ट न्यूज से कम नहीं थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम था जब SKI कंपनी का CEO कहीं पर दिखता था। किसी को भी अभिषेक की इस बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में एक बात आ गई कि अगर उसकी बात सच निकली तो क्या होगा, और इस बात को सोचकर बहुत से लोग पीछे हटने लगे। तभी उसे औरत ने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, जिसे भी ने धक्का मारा था, आप सभी लोगों को इस लड़के इस झूठी बात पर यकीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको कि इतना बड़ा आदमी बिना किसी सिक्योरिटी सिर्फ एक आदमी के साथ यहाँ पर आ सकता है। अरे झूठ तो ऐसा बोलो जिसके ऊपर हमें यकीन हो जाए। इसकी बात तो बिल्कुल ऐसी है जैसे यह आसमान में देखकर थूकने की कोशिश कर रहा हो। इतने सारे लोगों को गुस्सा होता वह देखकर माही बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए माही ने वीर की जैकेट को पीछे से कसकर पकड़ लिया। माही के ऐसा करने की वजह से वीर को समझ आ गया कि माही घबरा गई है। वीर ने अभिषेक क्यों देखकर कहा, जल्दी से जाकर कार को लेकर आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। वीर की यह बात अभिषेक ने कहा, जी सर, और ऐसा कहकर अभिषेक जल्दी से वहां से चला गया। वीर की आंखों में मुझे गुस्से को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ कहे या फिर कुछ भी कर सके। तभी उसे औरत ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। इस लड़की ने मेरे पति पर और तुमने मुझ पर हाथ उठाया है और अब तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो। उस औरत की यह बात सुनकर वीर ने कठोर आवाज में कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो, मुझे तुम जैसी औरतों के मुंह लगने की आदत नहीं है। और रही बात तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की, मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश करने की। वीर के मुंह से यह बात सुनकर कि माही उसकी बीवी है, आधे से ज्यादा लोगों को समझ आ गया कि आप यहाँ पर रुकना बेफिजूल है, क्योंकि जिस कारण से वह सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ऐसा तो कुछ था ही नहीं। माही यानी कि लड़की की आवाज़ सुनकर वह सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वह तो वीर की बीवी निकाली और यह बात खुद उसने कही। वीर की यह बात सुनकर कि माही उसकी बीवी है, मैनेजर ने अचरज भरे भाव के साथ कहा, क्या तुम सच कह रहे हो, ये लड़की तुम्हारी बीवी है? मैनेजर की यह बात सुनकर वीर ने गुस्से में कहा, मुझे अपनी एक बार कही गई बात दोबारा कहने की आदत नहीं है। अगर तुम्हारे कानों में दिक्कत है और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। वीर की ऐसी बात सुनकर और माही को वीर के पीछे वीर की बात का विरोध न करके खड़ा हुआ देखकर मैनेजर और सभी लोगों के समझ आ गया कि उनका सोचना बिल्कुल गलत था और गलती उन सभी की है।
इस बात को समझकर मैनेजर ने अपनी गलती मान ली और उसने कहा, सॉरी सर और सॉरी मैडम, मैं अपनी इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं इस रिसोर्ट का मैनेजर हूँ और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट बराबर और सही तरीके से सम्मान करूँ, लेकिन मैंने आप दोनों की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है और मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैनेजर को तो अपनी गलती समझ आ गई और बाकी सभी लोग भी जल्दी से वहाँ से चले गए। अब सिर्फ वहाँ पर वह दोनों अधेड़ उम्र के पति पत्नी और वह दोनों आंटियाँ ही मौजूद थी। मैनेजर के सिर पर अब पसीना आ रहा था। मैनेजर का अब गला सूख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और अब मैनेजर इस बात से भरा हुआ था कि कहीं अभिषेक ने जो बताया था वह कहीं सपना निकल जाए, कहीं वीर सच में इंडिया की बिगेस्ट कंपनी का सीईओ ना निकल जाए। सभी के सामने यह बात साफ हो जाने के बाद कि माही वीर की बीवी है, फिर भी दोनों आंटियों में से एक ने अपना मुंह सिकुड़ते हुए कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये दोनों पति पत्नी है। अगर ये दोनों सच में शादीशुदा हूं तो फिर लड़की सुबह क्यों रो रही थी? उसकी इस बात का जवाब देते हो गए उसी की दूसरी साथी यानी दूसरी आंटी ने कहा, हमें क्या पता होगा इन दोनों का कोई ड्रामा। वैसे भी आजकल की नौजवान लड़के लड़कियां अजीबोगरीब तरह के शौक रखते हैं। उन दोनों आंटियों की यह बात सुनकर वीर ने गुस्से में उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, मैं कल से तुम दोनों को देख रहा हूं, तुम दोनों को अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। खाने को तुम दोनों अपने आप को मैच्योर समझते हो, लेकिन कब से तुम दोनों ही इस झगड़े में कूदकर सामने आ रहे हैं। लगता है तुम दोनों को दूसरों के जड़ों में अपनी टांग घुसेड़ने में मजा आता है। लेकिन अफसोस, अब ये तमाशा खत्म होगा तो चुपचाप यहाँ से निकले, और अगर तुमने एक और शब्द मेरे या फिर माही के लिए निकला तो तुम दोनों के साथ साथ में इस रिसोर्ट का भी बुरा हाल कर दूंगा। वीर की यह बात सुनकर उन दोनों आंटियों ने कहा, अरे ये लड़का तो हम ही पर गुस्सा करने लगा, चलो यहाँ से, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। आखिर क्योंकि वीर ने माही मदद और क्यों आया वीर को इतना गुस्सा? क्या होगा अब? क्या मैनेजर मांगेगा वीर से? माही क्या करेगा फिर उस आदमी का जिसने माही को गलत तरीके से छूने की कोशिश थी? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 44 गोल्डन कार्ड और पैरों में गिरना। सो हाई एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। उन दोनों आंटियों को जाता हुआ देखकर वीर ने कठोर स्वर में उन दोनों से कहा, कहाँ पर जा रही हैं आप दोनों? क्या मैं आप दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहा? वीर की यह बात सुनकर उन दोनों आंटियों ने वीर की ओर अजीब तरह से अपना चेहरा बनाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा लड़के? और मतलब क्या है कि तुमने हमें जान के लिए नहीं कहा? क्या हमें यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी? वीर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों अपनी मर्जी की करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले आप दोनों को अभी तक आपने जो कुछ गलत बातें मेरे और माही के बारे में बोली है उनके लिए पहले हमसे माफ़ी मांगिए और उसके बाद दोनों यहाँ से पहली फुर्सत में दफ़ा हो सकती है। मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं होगा। वीर की यह बात सुनकर एक आंटी ने गुस्से में अपने मुंह को सिकुड़ते हुए कहा, लड़के क्या सुबह पहले शराब पी रखी है तूने जो हमसे ऐसी बातें कर रहा है? और रही बात तुमसे माफ़ी मांगने की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उन दोनों आंटियों की यह बात सुनकर वीर में हंसते हुए उन दोनों आंटियों और उस पति पत्नी की ओर देखते हुए कहा, माफ़ी तो आज तुम चारों लोग मांगोगे, और वो भी अपने घुटनों पर। वीर की यह बात सुनते ही वह चारों लोग गुस्से से कांप उठे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ भी करता, मैनेजर ने कहा, आप सभी लोग शांत हो जाए। वीर ने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, मैनेजर अभी तक तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझ पर और मेरी भी बीवी पर छोटे इल्जाम लगा रहे थे, और आप जबकि सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहूँ। वैसे भी अभी तुमने ही कहा कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है इस रिसोर्ट में आए हुए सभी मेहमान का एक जैसा सम्मान किया जाए, तो फिर इन लोगों ने जो मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए गलत कहा उनके लिए इन सभी को अभी के अभी अपनी घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहो। वीर की यह बात सुनकर मैनेजर दबाव में आ गया। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी के पक्ष में बोले या फिर किसके नहीं। अभी तक उसे वीर की पहचान के बारे में कुछ पता नहीं चला था और मैनेजर जानना चाहता था कि क्या सच में वीर एक पावरफुल इंसान है या नहीं, क्योंकि अगर उसने वीर का साथ दिया और बाद में वीर की कोई खास पहचान बाहर निकाल कर नहीं आई तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मैनेजर को सोचता हुआ देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की पत्नी ने गुस्से में कहा, मैनेजर आखिर तुम इतना सोच किस बात कर रहे हो? क्या तुम सच में इस आदमी की बात मानकर हमें इसे माफ़ी मांगने के लिए कहने वाले हो? दिल लड़का सरासर झूठ बोल रहा है, इस लड़के की कोई भी औकात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भले ही झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माफ़ी हम नहीं बल्कि यह हमसे मांगेगा, और यही नहीं बल्कि इसकी यह मर्दों को आकर्षित करने वाली बीवी भी हमसे माफ़ी मांगेगी। उस औरत की यह बात सुनकर वीर का अब पूरा धैर्य टूट गया। इसके अगले ही पल वीर 2 कदम आगे बढ़ा और उसे औरत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने अपनी इस गंदी जबान से मेरी बीवी के लिए ऐसा बोला? वीर को अपनी पत्नी पर हमला करता हुआ देखकर उसे आदमी ने भी वीर के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वीर ने उसके हमले से बचकर उसी के पेट पर एक मुक्का मार दिया। वीर के मुक्के की वजह से वह आदमी अपने पेट को कसकर पकड़कर अपनी घुटनों पर बैठ गया। उसकी बीवी भी वीर के थप्पड़ से जमीन पर गिर पड़ी थी।
वीर ने गुस्से में उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, बदतमीज लोगों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, यानी वीर सिंघानिया ने बदतमीजी करने की। वीर के गुस्से को देखकर उसकी मार खाकर वह दोनों पति पत्नी सहमत हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर वापस से वीर के सामने कुछ भी कर सके। वीर के इस रूप को देखकर वह दोनों आंटियां भी घबरा गई। मैनेजर ने वीर से कहा, हद बढ़ाते हुए कहा, सर सर प्लीज प्लीज आप शांत हो जाए। मैनेजर की यह बात सुनकर वीर उसके ऊपर भी हमला करने वाला था कि तभी माही ने वीर के हाथ को पीछे से पकड़ लिया और कहा, शांत हो जाए वीर, शांत हो जाए, इन लोगों से गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। माही को अपने आप को रोकता हुआ देखकर विनय झटके से अपने हाथ को माही के हाथ से छुड़ा लिया और उन लोगों की ओर देखकर अपनी जेब में से एक गोल्डन कलर का कार्ड निकालकर उनकी ओर फेंक दिया। वीर ने कहा, तुम लोगों अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझते हो। मैंने जाना जल्दी से उस कार्ड को उठाया और उस कार्ड के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ने लगा। जैसे ही मैनेजर ने उसे कार्ड के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ा, मैनेजर के हाथ कांपने लगे और अगली पल मैनेजर वीर के पैरों में गिर पड़ा और उसने कहा, सर सर मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके और आपकी बीवी के साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिए। एक मामूली से कार्ड के नाम को पढ़ने के बाद मैनेजर के ऐसे रिएक्शन को देखकर वह दोनों अधेड़ उम्र के पति पत्नी और दोनों बुजुर्ग आंटियां हैरानी से मैनेजर और वीर को आंखें देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उस कार्ड पर ऐसा क्या लिखा था जिसे देखने के बाद मैनेजर वीर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। क्या था उस गोल्डन कलर के कार्ड में जिसे देखकर मैनेजर गिर गया वीर के पैरों में? क्या होगा वीर का गुस्सा अब शांति, या फिर करेगा वीर इन सभी के साथ बुरा? क्या बताना पति पत्नी और वह दोनों आंटियां मांगेंगे वीर और माही से माफी? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 45 घुटनों पर आना, सभी को अरेस्ट करो। सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। मैनेजर को अपने पैरों में गिरा माफी मांगता हुआ देखकर वीर ने कहा, दूर हटो मेरे पैरों से। तभी उस अधेड़ उम्र की मोटी औरत ने कहा, मैनेजर आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, आखिर तुम इसके पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहे हो? उस औरत की यह बात मैनेजर नहीं अपनी आंखों में गुस्से के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम सभी ने सर को गुस्सा दिलाया है। अब तुम सभी के पास एक ही रास्ता है, चुपचाप जल्दी से अपने घुटनों पर आकर इसे माफी मांगो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अभिषेक जल्दी से वापस आ गया। अभिषेक ने वापस आते हुए कहा, सर चलिए। अभिषेक को वहां पर देखकर वीर नहीं उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा और फिर मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, तो मैनेजर, या ये लोग मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार है या फिर नहीं? वीर की यह बात सुनकर मैनेजर समझ गया कि वीर उसे आखिरी मौका दे रहा है। मैनेजर ने जल्दी से उस पति पत्नी और उन दोनों आंटियों की ओर देखते हुए कहा कि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं, जल्दी से सर से माफी मांगिए। मैनेजर की ऐसी बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मैनेजर के सामने पड़े हुए उस गोल्डन को पढ़कर जल्दी से उसे देखने लगा। उसने इस बात पर गौर किया था कि मैनेजर का व्यवहार अचानक से इस समय बदला जब उसने वीर के द्वारा फेंके गए कार्ड को देखा। कार्ड को देखने के बाद उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गई, लगने लगा कि अगले ही पल उसकी आंखें बाहर निकल पड़ेगी, उसके हाथ भी कांपने लगे। तभी अचानक वहां पर पुलिस की सायरन के साथ पुलिस की जीप रिसोर्ट के अंदर आ गई। अगले पल एक पुलिस अधिकारी जिसने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और उसके साथ 4 कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर उस जगह पर आ पहुंचे। रिसोर्ट के स्टाफ की एक महिला उन्हें यहां पर लेकर आ रही थी। मैनेजर ने जैसे पुलिस को दिखा उसका दिमाग खराब हो गया और उसने अपने मन में ही कहा, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने मैनेजर, उसे औरत और उसके पति को जमीन पर गिर पड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोग जमीन पर क्या कर रहे हो और हमें किसने फोन किया था, कौन है इस रिसोर्ट का मैनेजर, बुलाओ उसे जल्दी से। इंस्पेक्टर, जो कि एक 27 से 28 साल का नौजवान आदमी था, उसने कहा। उसकी यह बात सुनकर उनके पास में खड़ी उस महिला कर्मचारियों ने कहा, मैनेजर की ओर इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब यही है हमारे मैनेजर। उस लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने मैनेजर की ओर देखकर कहा, तो तुम हो इस रिसोर्ट के मैनेजर, बताओ कहां पर है वह 2 लड़के और कहां पर है वह लड़की जिसके साथ जबरदस्ती की गई है, लेकर चलो हमें उनके पास। इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर मैंने जाना जल्दी से हड़बड़ाहट में खड़े होते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी, जैसा मैंने आपसे फ़ोन पर कहा वैसा कुछ भी नहीं है, किसी भी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। मैनेजर की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में हैरानी के साथ कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या मतलब है तुम्हारा, पहले तुमने खुद हमें ये सब कुछ बताया और अब तुम इस बात के लिए मना कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम पुलिस वाले हैं, कोई जोकर नहीं जिनके साथ तुम मिसअंडरस्टैंडिंग का गेम खेल रहे हो। अधेड़ उम्र की औरत ने जल्दी से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बताती हूँ कि वह लोग कहाँ पर हैं। उसे औरत की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उनकी ओर देखा और कहा, आप कौन है मैडम? उस औरत ने कहा, इंस्पेक्टर साहब मेरा नाम यामिनी मेहरा है और मैं यहाँ पर अपने पति पुलकित मेहरा के साथ वीकेंड पर आई थी। यामिनी मेहरा। इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा तो मिसेज मेहरा बताइए कहाँ पर है वह दोनों लड़के और वह लड़की? यामिनी मेहरा को बीच में बोलता हुआ देखकर मैनेजर गुस्सा बढ़ गए, लेकिन वह पुलिस वालों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब मैनेजर को समझ आ रहा था कि गलती उसी की थी जो उसने बिना पूरे मामले को जाने पुलिस को बुलाने का कदम उठाया। यामिनी मेहरा ने वीर की ओर गुस्से में देखकर इशारा किया और कहा, इंस्पेक्टर साहब यही है वो लड़का और इसी के पीछे वह लड़की मौजूद हैं।
इंस्पेक्टर ने वीर की ओर देखा और कहा यही है। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर ने वीर की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा बड़ी जवानी छा रही है तेरे अंदर, चल आज जेल के अंदर पूरी जवानी निकलता हूँ। इंस्पेक्टर को वीर को ऐसा कहकर उसकी ओर बढ़ता होकर तब मैनेजर ने बीच में आकर कहा सर रुक जाए। मैनेजर को बीच में आता हुआ देखकर इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा मैनेजर कानून के काम के बीच में आना एक अपराध है, चुपचाप मेरे सामने से हटो। वीर चुपचाप खड़ा होकर यह सब कुछ तमाशा देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ माही वह ज्यादा डरी हुई थी और अपने मन में इन सभी चीजों का दोषी अपने आप को मान रही थी। वहीं अभिषेक को डर था कि आज तो उसकी नौकरी भी जाएगी और उसे जेल भी जाना होगा। इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर मैनेजर ने कहा इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मैनेजर की यह बात लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर ने अपने पास खड़े हुए कांस्टेबल की और मैनेजर को हटाने का इशारा किया। इंस्पेक्टर के चेहरे को समझते हुए कांस्टेबल ने मैनेजर की ओर बढ़ते हुए कहा चलो चलो हटो सामने। यामिनी मेहरा ये सब कुछ देखकर खुश हो रही थी, उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव था। वही उसका पति पुलकित मेहरा अभी भी जमीन पड़ा हुआ वीर के कार्ड को घूरे जा रहा था और पर दोनों आंटियां भी पुलिस वालों को वीर के खिलाफ कार्यवाही करता हुआ देखकर खुश हो रही थी। कांस्टेबल ने मैनेजर को साइड में किया और फिर वीर की ओर देखते हुए कहा सॉरी आज की निकल जाएगी तुम्हारी। कांस्टेबल वीर को हाथ लगाने वाला था कि तभी उन सभी के साथ आए हो उनका सीनियर ऑफिसर यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा रुको। एसीपी की यह बात सुन कांस्टेबल अपनी जगह पर रुक गया। एसीपी ने वीर की ओर घूर कर देखते हुए वीर के सामने आकर कहा मैंने पहले शायद तुम्हें कभी देखा है। ऐसा कहकर एसीपी वीर से अपनी मुलाकात याद करने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा सर क्या आप इस आदमी को जानते हैं, क्या पहले भी इसने कोई जुर्म किए हैं? इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर एसीपी ने वीर की ओर देखकर अचानक से कहा आप तो वीर सिंघानिया है, एसकेआई कंपनी के सीईओ। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुंह से फिर की पहचान सुनकर यामिनी मेहता परेशान हो गई। उसे याद था कि कुछ समय पहले वीर ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एसीपी को अपने आप को पहचानता हुआ देखकर वीर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यामिनी मेहता ने परेशानी से कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं, यह मामूली लड़का है, आप भला इस इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे बात सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यह वीर सिंघानिया। एसीपी यामिनी मेहता की बात तो सनी लियोन की, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एसीपी ने वीर की ओर देखते हुए कहा मिस्टर सिंघानिया शायद आपने मुझे नहीं पहचान, लेकिन 8 महीने पहले आप जब उदयपुर आए थे तब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और तभी हमारी मुलाकात हुई थी। ऐसा कहकर एसीपी ने वीर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, शायद आपको मैं याद नहीं लेकिन मुझे आप अच्छी तरह से याद है और मेरा नाम एसीपी पद्म प्रताप रांडे हैं। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एसीपी प्रथम प्रताप से हाथ मिलाते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं है एसीपी पद्म प्रसाद, मुझे आप याद हैं। वीर की यह बात सुनकर एसीपी ने खुश होते हुए कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मिस्टर सिंघानिया, जो आप जैसे बड़े आदमी ने मुझे याद रखा, लेकिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आपके खिलाफ किसने पुलिस में फ़ोन किया कि कौन है जिसने आपके ऊपर इतना घिनौना और गलत इल्ज़ाम लगाया? ऐसा कहकर एसीपी पद्म प्रताप ने मैनेजर की ओर देखते हुए कहा मैनेजर क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सामने मौज होती है आदमी देश के नंबर 1 कंपनी का सीईओ है और साथ ही साथ इस देश की प्रगति के लिए बहुत सारे योगदान देने वाले प्रोजेक्ट के संस्थापक भी हैं, और तुमने उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं दुआ करता हूं कि जो तुमने उनके खिलाफ इल्जाम लगाए हैं उन्हें साबित करने के लिए तुम्हारे पास ठोस सबूत में मौजूद होंगे, वरना तो तुम एक शरीफ और रेपुटेड इंसान की इमेज खराब करने के मामले में अंदर जाओगे। एसीपी पद्म प्रताप की यह बात सुनकर मैनेजर ने घबराते हुए कहा सर मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मुझे मिस्टर सिंघानिया की पहचान के बारे में पता नहीं था और इसी चक्कर में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। यामिनी मेहरा एसीपी और मैनेजर की ऐसी बातें सुनने के बावजूद भी इस बात को करने के लिए राजी नहीं थी। उसके सामने मौजूद वीर जैसे लड़का इतना ताकतवर और अमीर इंसान हो सकता है। यामिनी मेहरा ने एसीपी से कहा एसीपी कर यह आप कैसे बकवास बातें कर रहे हैं, आपके यहाँ पर इस लड़की को अरेस्ट करने के लिए बुलाया गया है तो इसे अरेस्ट कीजिए। यामिनी मेहरा की यह बात सुनकर एसीपी ने उसकी ओर घूर कर देखते हुए कहा मिस जरा अपनी आवाज़ को नीचा रखिए, पुलिस से ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। एसीपी की यह बात सुनकर यामिनी महारानी कहा सॉरी सर, जो मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन आप एक मुजरिम की मदद कर रहे हैं। यामिनी मेहरा की यह बात सुनकर एसीपी ने कहा अच्छा तो उन्होंने कोई अपराध किया है तो क्या आपको इनका अपराध पता है, क्या किया है इन्होंने? एसीपी का ये सवाल सुनकर यामिनी मेहरा ने कहा सर इस आदमी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और इसकी बीबी या फिर कोई रखेल या फिर कोई बाजारू औरत, मुझे नहीं पता कि वह इसकी क्या लगती है, लेकिन उसने मेरे पति के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, उनके पैर हाथ भी उठाया है। यामिनी मेहरा की यह बात सुनकर एसीपी पद्म प्रसाद ने वीर की ओर देखते हुए कहा मिस्टर सिंघानिया क्या ये औरत सच कह रही है कि आपने सच में उनके साथ ऐसा कुछ किया है? वीर ने यामिनी मेहरा की ओर एक नज़र देखने के बाद एसीपी पद्म प्रताप की ओर देखते हुए कहा एसीपी पद्म प्रताप, मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया है और मैं फिर से इस औरत के ऊपर हाथ उठाऊंगा। वीर की यह बात सुनते ही यामिनी मेहरा ने चिल्लाते हुए कहा देख लीजिए सर और सुन लीजिए अपने कानों से, ये लड़का अभी भी मुझे करने की बात कर रहा है। वीर ने यामिनी मेहरा की बात को बीच में काटते हुए जोर से कहा एसीपी, अगर इस औरत ने एक और बार मेरी बीवी के लिए ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा।
एसीपी पद्म प्रताप फिर से पूछने ही बोला था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी वीर की आवाज़ सुनकर कि अगर उसे औरत ने एक और बार वीर की बीवी का अपमान किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। एसीपी ने वीर की ओर देखकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपका कहने का क्या मतलब है। वीर ने पीछे पलटकर माही का हाथ पकड़ा और उसे सामने लाते हुए कहा, मिस्टर पद्म प्रताप, यह मेरी बीवी माही सिंघानिया और पहले इन लोगों को लगा कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सभी को जाने देता, लेकिन इन सभी ने मेरे और मेरी बीवी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है और मैं बस ये चाहता हूं कि यह चारों लोग अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और माही से माफ़ी मांगे। वीर की इतनी सी बात से एसीपी पद्म प्रताप को सारा मामला समझ में नहीं आने वाला था, इसलिए अभिषेक ने बीच में आकर एसीपी पद्म प्रताप को शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें विस्तार से बता दी। सारी बातें सुनने के बाद एसीपी पद्म प्रताप ने वीर माही की ओर देखा और कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिसेज एंड मिस्टर सिंघानिया, मुझे अफसोस है कि आप दोनों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसीपी को माही और वीर से माफ़ी मांगता हुआ देखकर यामिनी मेहरा फिर से कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके पति पुलकित मेहरा ने उसे रोक दिया और गुस्से में कहा, बेवकूफ़ औरत, चुप कर, यह आदमी सच में वीर सिंघानिया है और अगर इसने अभी हमें माफ़ नहीं किया तो कुछ ही मिनटों में ये धड़कन हमें पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, इसलिए चुप कर अब तू। अपने पति की यह बात सुनकर यामिनी मेहरा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि तभी पुलकित मेहरा ने अपने साथ साथ अपनी बीवी को भी जमीन पर घुटनों के बाल बताते हुए वीर से कहा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है मिस्टर सिंघानिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और मैं सच में मानता हूं कि मैंने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है और मैं अपनी इस हरकत के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूं और मैं और मेरी बीवी हमारी सारी गलतियों के लिए आपसे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। दोनों मेहरा पति पत्नी को माफ़ी मांगता हुआ देखने के बाद वीर की डरावनी निगाहें अब उन दोनों आंटियों के ऊपर थी। वीर की असली पहचान जानने के बाद दोनों आंटियों का घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इसके बाद उन दोनों ने भी वीर से अपने घुटनों के ऊपर बैठकर माफ़ी मांगी। एसीपी पद्म प्रताप ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, इन लोगों ने आपसे माफ़ी मांग ली है, क्या आपने को माफ़ किया या फिर आपको इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है। वीर ने झिझके हुए स्पष्ट आवाज़ में कहा, भले ही इन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी है, लेकिन इन्होंने से बहुत सारे लोगों के सामने मेरी इमेज खराब की है और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं इनको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरे फेस नहीं कि आप इन चारों को अरेस्ट कर लीजिए और इनके ऊपर एक रिप्यूट इंसान को परेशान करने और उसके साथ मिसबिहेव करने की FIR दर्ज कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वीर की यह बात सुनकर एसपी पद्म प्रताप ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपने सोच लिया है कि आप ऐसा ही करना चाहते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 46 वीर के लिए आफत की पुड़िया। सो हाई एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। एसीपी पद्म प्रताप की यह बात सुनकर वीर ने हंसते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा, मिस्टर पद्म प्रताप, आप पहले भी मुझसे मिल चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूं और जो बात कहता हूं उसे बदलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, इसलिए आप ले जाए इन सभी लोगों को। वीर की यह बात सुनकर एचपी पद्म प्रताप ने कहा, ठीक है, अगर आपका निर्णय अटल है तो ठीक है। ऐसी पद्म प्रताप की यह बात सुनकर वीर ने कहा, मैं चाहता तो हूं कि मैं आपके साथ बैठकर थोड़ी देर बातें करूं, लेकिन क्या करूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना होगा। वीर की यह बात सुनकर सब पद्म प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, आप बेहिचक यहाँ से जा सकते हैं। वीर में अभिषेक की ओर इशारा किया और फिर वीर आगे बढ़ने लगा। माही थोड़ी देर अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर उसने जल्दी से कमरे के अंदर जाकर अपने सामान को लिया और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। माही के कार के अंदर बैठते हैं अभिषेक ने कर को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वीर एक मैगजीन पढ़ रहा। माही के अंदर आने के बावजूद भी वीर ने बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वीर के लिए माही की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। वैसे तो माही वीर के इस स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी और माही वीर के ऊपर ज़रा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसकी वजह से जो इतना बड़ा तमाशा हुआ उसका दोस्त को ही मान रही थी और एक हद तक ये बात सही भी थी, लेकिन वीर तो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ देर तक माही शांत रही और उसने कुछ भी नहीं कहा। अभिषेक कार को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वीर की चुप्पी से माही परेशान हो गई। माही ने वीर की ओर देखते हुए कहा, आखिर आप चुप क्यों हैं वीर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। अभिषेक को पता था कि वीर और माही के बीच कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए उसने माही की आवाज़ सुनते ही अपने कानों में ईयरबड लगाकर गाने चला दिया ताकि वह माही और वीर के बीच की बातें ना सुन सके। माही की यह बात सुनने के बावजूद भी वीर ने कुछ भी नहीं कहा और मैगजीन के पेज को पलट कर देखने लगा। वीर को अपने आप को इग्नोर करता हुआ देखकर माही चिढ़ गई और माही ने कहा, वीर क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है या फिर आप मेरी आवाज़ सुना नहीं चाहते हैं, मुझसे बात कीजिए, बोलिए, कुछ चुप मत रहिए। माही के इतना कुछ कहने के बावजूद भी वीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये देखकर माही को अब गुस्सा आ गया, पर माही ने गुस्से में ही कहा, आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। अगर आप मुझसे इतना ही ज़्यादा नाराज़ है तो आपने मेरी मदद क्यों की, उन लोगों के सामने आपको मुझे छोड़ देना चाहिए था। आखिर आपने क्यों कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। माही को इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने ये सब कुछ चिल्लाते हुए ही कहा और अगले ही पल माही की सांस फूल गई। वीर को अभी भी चुप देखकर माही परेशान थी। तभी वीर ने पानी की बोतल माही की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपना ये गुस्सा संभाल कर रखो, आगे काम आएगा।
वीर की यह बात सुनकर माही ने वीर की ओर देखा। वीर अभी भी दूसरी तरफ देख रहा था। ये देखकर माही ने कहा, क्या आप मुझसे अब इतनी नफरत करने लगे हैं कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं? माही की यह बात सुनकर वीर ने माही की ओर घुरकर देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम और ज्यादा परेशान हो, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तुम्हें उन लोगों के सामने से तुम्हें नहीं बचना चाहिए था, मुझे तुम्हें अपनी बीवी नहीं बताना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वीर का चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था और उसके शब्द बहुत ज्यादा कठोर थे। लेकिन तुम्हें सजा देने का और तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। वीर की आवाज़ सुनकर माही कबीर की बात समझ में ही नहीं आई। माही ने कहा, वीर क्या आपका दिमाग खराब है? आखिर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो आप उसे तबाह क्यों करेंगे? क्यों, मुझे जवाब दीजिए। माही का ये सवाल सुनकर वीर शांत हो गया और वीर ने वापस से चुप्पी साध ली। वीर को वापस से चुप देखकर माही हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? दीजिए मेरे सवाल का जवाब। मैंने कहा मेरे से बाल का जवाब दीजिए। वीर ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ अब तुम। माही, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी बकवास, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप क्या करेंगे? आप मुझे कार से बाहर निकाल देंगे या फिर मुझे मारेंगे? बताइए क्या करेंगे? माही ने लगातार वीर से अपने सवाल का जवाब मांगने के लिए कहना शुरू कर दिया। माही के लगातार ऐसा करने की वजह से वीर को गुस्सा आ गया और अगले ही पल वीर ने चिल्लाकर अभिषेक से कहा, कार को रोको। अभिषेक ने अपने कानों में ईयरबड्स लगा रखे थे जिनके अंदर हाई वॉल्यूम पर गाने बज रहे थे, जिसकी वजह से अभिषेक को वीर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन अगले ही पल वीर ने फिर से जोर से चिल्लाकर कहा। इस बार अभिषेक ने वीर की आवाज़ सुन ली और जल्दी से अपने कानों में से ईयरबड्स को बाहर निकालकर हड़बड़ाहट में कहा, जी जी सर। वीर ने कहा, मैंने कहा कार को रोको। वीर की यह बात सुनते ही अभिषेक ने जल्दी से कार को रोक दिया। अभिषेक के कार को रोकते ही माही ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे कार से नीचे उतरना है, ठीक है मैं कार से नीचे उतर जाती हूँ। तभी वीर ने कहा, तुम्हें कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। वीर की यह बात सुनकर माही कुछ कहती वीर ने कार का दरवाजा खोला और कार से नीचे उतर गया। वीर के कार से बाहर निकालते ही अभिषेक ने जल्दी से कार से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन तभी वीर ने उसके दरवाजे को धक्का मारकर बंद कर दिया। वीर ने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, नीचे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभिषेक ने दरवाजे की खिड़की को नीचे किया और कहा, सर आप कर से नीचे क्यों उतरे हैं? जल्दी से वापस करके अंदर आ जाए, बाहर बहुत धप है। अभिषेक की यह बात सुनकर वीर ने कहा, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलने वाला हूं, तुम सिर्फ माही को लेकर उदयपुर पहुंचो। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने डरते हुए कहा, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा आसपास देखिए, यहाँ से लेकर 30 किलोमीटर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कैसे वहां पर आएंगे? वीर ने गुस्से में अभिषेक से कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक आगे कुछ नहीं कह पाया और उसने अपना सर हामी में हिला दिया और कहा, ठीक है सर। लेकिन तभी माही भी कर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल। माही को बाहर निकलता हुआ देखकर वीर ने कहा, आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मेरे लिए मुसीबत बनना बंद करो। वीर की यह बात सुनकर माही ने कहा, नहीं, अगर आप मुझे मुसीबत मानते हैं तो मुसीबत ही सही, लेकिन अब मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर आप इस कार में नहीं जाएंगे तो मैं भी इस कार से आगे नहीं जाऊंगी। माही की ऐसी इरिटेट करने वाली हरकत को देखकर वीर सच में परेशान हो गया और वीर ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ऐसा कहकर वीर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। माही भी वीर के पीछे आगे बढ़ने लगी। वीर और माही उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर अभिषेक परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या करें। अभिषेक ने कहा, आखिर इन दोनों के बीच किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ देर पहले तो वीर सर माही मैडम को जिन लोगों ने गलत बोला था उनसे इतने नाराज हो गए थे और उन्हें सजा भी दी और अब खुद ही उनसे झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा सोचने के बाद अभिषेक कार को उन दोनों के पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। आगे आगे वीर चल रहा था। वीर से 2 कदम पीछे माही और उन दोनों के पीछे अभिषेक कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। अभिषेक में कई बार वीर और माही उन दोनों से गुजारिश की कि वह दोनों करके अंदर बैठ जाए, लेकिन माही कहा कि वह तब तक कार के अंदर नहीं बैठेगी जब तक वीर वापस कार के अंदर नहीं बैठेगा। उन दोनों की ऐसी जिद को देखकर अभिषेक समझ गया कि वह दोनों ही जिद्दी है और उनमें से कोई भी एक दूसरे की बात सुनने के लिए राजी नहीं है, लेकिन फिर भी अभिषेक नहीं लगातार वीर और माही से वापस करके अंदर बैठने की गुजारिश को जारी रखा। ऐसे करते करते वीर और माही दोनों लगातार 2 घंटे से पैदल आगे बढ़ते रहे। पैदल चलते चलते हुए उन्होंने 3 से 4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। उसे जगह सड़क के अलावा दोनों तरफ खाली मैदान और मिट्टी मौजूद थी और दोपहर होने की वजह से आसमान में चमक रहा सूरज भी बहुत तेज गर्मी महसूस कर रहा था। वीर को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे इन सभी चीज़ों से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन वही माही की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। तेज धूप की वजह से माही लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन फिर भी माही नहीं। तभी वीर अपनी जगह पर रुक गया और उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। वीर ने पलटकर पीछे चल रही माही को देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरे पीछे चल कर आना है तो शौक से चलो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम है और अगर तुमने अपनी इस जिद में अपने आप को नुकसान पहुंचा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
वीर की यह बात सुनकर माही ने घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखकर थोड़ा झुककर गहरी सांस लेने के बाद वीर की ओर देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा भी, मुझे तो आप अपनी जीत छोड़ क्यों नहीं देते हैं, मेरे साथ वापस कार में बैठिए और हाँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है, मेरी नहीं। माही की यह बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वीर की यह बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो दादाजी इसका दोषी आपको ही मानेंगे। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसा कहकर वीर फिर से आगे बढ़ने लगा। वीर को आगे बढ़ता हुआ देखकर माही ने भी आगे बढ़ते हुए कहा, रुक जाए वीर, मेरी बात मान लीजिए, मैं और आगे नहीं चल सकती हूँ। वीर ने कहा, अगर आगे नहीं चल सकती हो तो जाकर कार में बैठ जाओ। वीर की यह बात सुनकर माही ने चिल्लाते हुए कहा, वीर प्लीज रुक जाए। वीर ने कहा, एक शर्त पर, तुम मुझसे वादा करो कि अब से तुम दोबारा से कभी भी मेरे लिए मुसीबतें पैदा करने से पहले 100 बार सोचोगी, और हाँ, आज के इन सभी तमाशों के लिए भी तुम्हें मुझसे अभी माफ़ी मांगनी होगी। वीर ने इतना ही कहा था कि तभी वीर को एक जोर की धड़ाम से किसी चीज़ के नीचे गिरने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर वीर पलटकर पीछे सड़क के ऊपर गिरी पड़ी माही को देखा। ये देखकर वीर ने कहा, ये लड़की सच में मेरे लिए आफत की पुड़िया से कम नहीं है। ऐसा कह वीर तेजी से माही के पास दौड़कर आने लगा। कार में मौजूद अभिषेक ने भी माही को अपनी आंखों के सामने अचानक जमीन पर गिरते हुए देखा और यह अभिषेक ने जल्दी से कार को माही के लाते हुए झट से कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलकर माही के पास पहुंच गया। अभिषेक ने कहा, माही मैडम क्या हुआ, क्या आप ठीक है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? तभी वीर भी माही के पास पहुंच गया। वीर को देखते हुए अभिषेक ने परेशानी से कहा, सर, माही मैडम को देखने से लग रहा है कि ये बेहोश हो चुकी हैं। अभिषेक की यह बात सुनकर वीर ने अजीब नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं अंधा या फिर बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ? मुझे दिख रहा है कि ये बेहोश हो गई है और अब तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना दिमाग दौड़ने की जगह मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी से कार के पीछे का दरवाज़ा खोल दो और फिर कार के एयर कंडीशनर को फुल स्पीड में ऑन कर दो। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक को कुछ समझ नहीं। वीर ने जल्दी से माही को अपनी गोद में उठा लिया और अभिषेक को उसी जगह पर खड़ा हुआ देखकर गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं, जल्दी करो। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने कहा, जी जी सर। ऐसा कहकर अभिषेक ने कार की तरफ तोड़ लगाकर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोल दिया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार को ऑन करके जल्दी से एयर कंडीशनर को फुल स्पीड पर ऑन कर दिया। वीर जल्दी ही माही को अपनी गोद में उठाकर कार के पास आए और फिर माही को कार के अंदर बैठा दिया। कार के अंदर बैठने के बाद वीर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और फिर को लेटा दिया और उसके सर को अपनी गोद में रख दिया और जल्दी से पानी की बोतल निकालकर माही के मुंह को खोलकर माही को पानी पिलाना शुरू कर दिया। अभिषेक को कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने कहा, सर, क्या हमें हॉस्पिटल चलना है? अभिषेक की आवाज़ सुनकर वीर ने कहा, कार से नीचे। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने कहा, क्या? वीर ने कहा, क्या तुम्हें एक बार कही गई बात समझ नहीं आती है? वीर को गुस्से में देखकर अभिषेक ने जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल गया। अभिषेक के कार से बाहर जाते ही वीर ने माही के साड़ी के पल्लू को उसके ऊपर से दूर हटा दिया। तभी वीर की नज़र माही के मुंह की ओर गई। वीर ने जो भी पानी अभी तक माही को पिलाया था वह माही के गले से नीचे ही नहीं गया था, वह माही के मुंह से बाहर निकल रहा था। ये देखकर वीर ने कहा, होश में आने के बाद अब अगर तुमने मुझे दोषी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वीर ने पानी की बोतल में से अपने मुंह में पानी लिया और जल्दी से माही के होठों को किस करते हुए अपने मुंह से माही को पानी पिलाना शुरू कर दिया। क्या होगा माही के साथ अब? क्या माही की तबीयत होगी और ज़्यादा खराब? क्या फिर से माही वीर से लड़ाई करेगी? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 47, दिल में दबी बात जुबा पर। सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। अभिषेक कार के बाहर खड़ा होकर वीर के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों तक जब भी ने कुछ भी नहीं कहा तो अभिषेक ने कहा, सर, क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलो? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहीं माही मैडम की कंडीशन बिगड़ ना जाए। ये सब कुछ अभिषेक में पीछे के दरवाजे के पास वीर की खिड़की के बाहर से कहा था। वीर ने माही अपने मुंह से पानी पिलाने के बाद वीर ने माही को बगल में सीधा लेटा दिया और फिर अपने दरवाजे की खिड़की को नीचे करके बाहर मौजूद अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही हाइप हो जाते हो। सिचुएशन जब तक तुम्हारे कंट्रोल में रहती हैं तब तक तुम एक समझदार और एक काम के आदमी की तरह रिएक्ट करते हो, और जैसे ही सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकली नहीं कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करके बिल्कुल किसी बुजुर्ग आदमी की तरह रिएक्ट करते हो और परेशान हो जाते हो। वीर की यह सब बातें सुनकर अभिषेक ने असमंजस के साथ कहा, सर, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर मेरी कमियां मुझे बता रहे हैं? अभिषेक की यह बात सुनकर वीर ने रिलैक्स होते हुए थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी सोच सच में मेरे लिए काम करने वाले सभी लोगों से सबसे अलग हैं। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक को कुछ समझ नहीं आया। तभी वीर ने आगे कहा, क्योंकि अगर तुम बाकी सभी लोगों की तरह सोचते तो कभी भी मुझे कोई सलाह नहीं देते जैसे तुम उस रिसोर्ट से लेकर अभी तक कर रहे हो, और ना ही ऐसा कहते कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने समझ गया कि वीर उसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि इसका उल्टा वीर दबे शब्दों में उसे यह चेतावनी दे रहा है कि उसने अभी तक वीर को बहुत कुछ सलाह देती है और अगर अब उसने आगे कुछ भी कहा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये सब कुछ सोचकर अभिषेक का चेहरा पीला पड़ गया।
वीर ने अभिषेक के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने मेरी बात का मतलब समझ लिया, बहुत अच्छे, जो इस बार तुमने समय रहते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। अब जबकि तुम मेरी बात समझ चुके हो तो दोबारा से मेरे सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने डर कर कहा, ठीक है सर। वीर ने कहा, अब तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इस कार को आगे बढ़ाओ। वीर की यह बात सुनते ही अभिषेक ने फुर्ती दिखाई और कार के अंदर आकर उसे आगे बढ़ाने लगा। अभिषेक ने 3 घंटे लगातार कार चलाने के बीच एक भी बार दोबारा से वीर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब अभिषेक ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और मुझे पता नहीं कि अब हमें कहाँ चलना है, क्या आप मुझे बताएंगे। दरअसल उदयपुर में होने वाली मीटिंग की जगह आज सुबह ही तय की गई थी और अभिषेक को ये जानकारी अपनी ब्रांच में से लेनी थी, लेकिन सुबह से रिसोर्ट में हुए तमाशे की वजह के कारण अभिषेक ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए उसने वीर से इस बारे में पूछा। अभिषेक को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि उसका वीर सिंघानिया के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि उसकी वजह से बहुत सी गलतियां हुई हैं और अब एक और गलती अभिषेक ने अपने मन में ही सोच लिया था कि अब तो उसकी नौकरी जाकर रहेगी और अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता है। जैसा अभिषेक ने सोचा था वैसे ही हुआ। वीर ने कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि हमें कहाँ पर जाना है, आखिर किस गधे ने तुम्हें जयपुर की ब्रांच के हेड जैसा बड़ा जिम्मेदारियों से भरा और बड़ा पद दे दिया। वीर का ऐसा रिएक्शन आना तो सामान्य भारतीय और अभिषेक भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था, और अगर वीर सिंघानिया गुस्से में आकर इस समय अभिषेक को यहीं पर छोड़कर उसे नौकरी से निकलते तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभिषेक ने सोच लिया कि उसकी नौकरी जाकर रहेगी और उसने ये भी सोच लिया कि वीर से बेइज्जती करने से अच्छा है कि वह खुद ही यहाँ से चला जाए। ऐसा सोचकर अभिषेक ने सीट बेल्ट को खोल दिया और वह कार से नीचे उतरने नहीं बोला था कि तभी वीर ने कहा, हम उदयपुर पहुंच चुके हैं तो हमारी डेस्टिनेशन ब्लू स्काई होटल है, वहीं पर चलो, वहीं पर इस मीटिंग के लिए सभी महत्वपूर्ण लोग आने वाले हैं। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक चौंक गया, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वीर ऐसा कुछ रहेगा। मुझे तो लगा था कि गुस्से में आकर धक्के मारकर उसे नौकरी से निकाल देगा और उसकी बेइज्जती भी करेगा, और इसी सोच की वजह से अभिषेक कुछ पलों के लिए शांत हो गया। वीर ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कार को आगे बढ़ाओ। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने कहा, जी बिल्कुल सर। ऐसा कहकर अभिषेक ने जल्दी से कार को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अभिषेक ने जल्दी से कार कैन नेविगेशन सिस्टम में ब्लू स्काई होटल की लोकेशन डाली। वो इस समय होटल से 1 घंटे की दूरी पर थे। जैसा कि अभिषेक ने कहा था कि वह उदयपुर पहुंच चुके थे, चारों तरफ देखने से इसका पता चल रहा था। उनकी कार इस समय उदयपुर के एक बहुत बड़े बाजार से होकर गुजर रही थी और दोनों तरफ राजस्थान की पिंक सिटी उदयपुर की छवि साफ नजर आ रही थी। माही, जो कि अभी तक बेहोश थी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। अभिषेक इस बात को लेकर खुश और सुकून महसूस कर रहा था कि वीर ने उसे नौकरी से नहीं निकला। तभी वीर ने कहा, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने क्या सोचा था और एक पल के लिए तो मैं भी यही सोचा कि तुम्हें धक्के मारकर नौकरी से बाहर निकाल दूं, लेकिन अफसोस इस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए तुम बच गए, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो बच नहीं पाओगे। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने अपने मन में ही कहा, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी माही ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, आह मेरा सिर। माही की आवाज़ वीर और अभिषेक दोनों ने सुनी, लेकिन अभिषेक ने वीर के डर की वजह से कुछ कहा नहीं और वहीं वीर ने जानबूझकर माही को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। माही ने होश में आते हुए वीर और अभिषेक की ओर देखा और कहा, हम कहाँ पर हैं, क्या हम उदयपुर पहुंच गए। ऐसा कहकर माही अपने सामने मुझे पानी की बोतल को पकड़ा और उसमें मौजूद सारे पानी को एक ही घूंट में पी लिया। पानी पीते समय माही को अपने होठों पर चॉकलेट का एक मीठा स्वाद आया। ये देखकर माही ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, मैंने तो कोई भी चॉकलेट नहीं खाई, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे होठों पर चॉकलेट का स्वाद मौजूद है, और वह भी कोई ऐसी वैसी चॉकलेट का नहीं, उस चॉकलेट का जो खास तौर पर वीर अपने लिए मंगवाते हैं। माही ने ये सोचने के बाद कार के बाहर मौजूद सुंदर और आकर्षक बाजार को देखा। ये देखकर माही ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर वीर के कंधे से लगा लिया और धीमी आवाज में कहा, वीर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे होठों पर आपकी उस खास चॉकलेट का स्वाद क्यों मौजूद है। माही की यह बात सुनकर वीर ने माही के सर पर अपना सर रखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों है। वीर की यह बात सुनकर माही ने बिल्कुल भी पहले की तरह ओवररिएक्ट नहीं किया और मीठी व प्यारी आवाज में उसी तरह कहा, शायद मेरे बेहोश होने के बाद आपने मुझे चॉकलेट खिलाई हो ताकि मुझे जल्दी से होश आ जाए। माही को इतना शांत तरीके से बातें करता हुआ देखकर वीर को थोड़ा अजीब सा लगा और वीर ने माही को चिढ़ाने के भाव के साथ कहा, लगता है कि सनस्ट्रोक की बेहोशी ने तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शांत काम करने लायक बना दिया है। वीर ने यह बात माही को चिढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन माही के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं, बल्कि माही ने कहा, मुझे पता है आपने यह बात मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने सीधा होते हुए कहा, आखिर ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या सनस्ट्रोक ने दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर डाल दिया जो ऐसी बेहकी बातें कर रही हो। तुम्हारा ये रूप तो मैंने काफ़ी समय बाद देखा है जब तुमने मुझसे इतनी शांति से बात की है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा ये रूप मुझे पसंद नहीं आया है, इसलिए अब ऐसे बात करना बंद करो। वीर की यह बात सुनकर माही ने वीर की ओर देखते हुए कहा, वीर, आई एम सॉरी पेंसिव फेस।
माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर करने वाला था, लेकिन तुमने तो मेरे हाथ से यह मौका खुद ब खुद मुझसे माफ़ी मांगकर छीन लिया। वीर की यह बात सुनकर माही ने कहा, वीर मैं अपनी गलतफहमी और जो इल्ज़ाम मैंने तुम्हारे ऊपर बिना सोचे समझे लगा दिया था उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन माफ़ी मांगने की जगह मैंने तुमसे फिर से झगड़ा करके तुम्हें परेशान कर दिया। माही की यह सब बातें सुनकर वीर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वीर को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि माही उससे इस तरह से माफ़ी मांगेगी। वीर को चुप देखकर माही ने आगे कहा, वीर मुझे पता है कि मैंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसकी वजह शायद मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। वीर ने तेज आवाज़ में कहा, बस बहुत हुआ, लगता तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, बस करो, आगे कुछ भी मत बोलना, हम बाद में बात करेंगे। वीर की आवाज़ सुनकर अभिषेक का ध्यान वीर और माही के ऊपर चला गया। अभिषेक ने बैक मिरर से पीछे देखा और माही को वीर के कंधे पर अपना सर लगाए हुए देखकर जल्दी से आगे देखा और अपने मन में ही कहा, लगता है कि वीर सर और माही मैडम के बीच का झगड़ा सुलझ चुका है। वैसे मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारी कंपनी के सीईओ, जिन्हें सभी लोग जल्लाद और सीईओ मॉन्स्टर कहते हैं, उनकी माही मैडम जैसी खूबसूरती बीबी हैं। शायद वीर सर ने अभी तक अपनी शादी की न्यूज़ को पब्लिकली नहीं किया है और इसके पीछे शायद वीर सर का खास मकसद या फिर कोई दूसरी वजह होगी, लेकिन मैं तो अब अपने ऑफिस में इतनी बड़ी बात बताकर कर अपने सभी साथियों को ये साबित कर दूंगा कि इस मीटिंग ट्रिप में मैं वीर सर के बेहद करीब आ चुका हूँ। वीर की यह बात सुनकर माही ने वीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, वीर आज और अभी आपको मेरी बात सुननी होगी। माही ने कहा, मुझे हमेशा से एक बहुत बड़ी और फेमस फैशन डिजाइनर बनने की चाहत थी और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसी वजह से मैं मुंबई शहर आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी मुलाकात आपके दादाजी से हो गई और उन्होंने मुझे आपसे शादी करने के लिए कहा। उस समय मेरे सामने मौजूद मजबूरी की वजह से मैंने आपसे शादी कर ली। मुझे लगा तो था कि ऐसे किसी अनजान के साथ शादी करने का मेरा फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माही इतना कुछ बोलता हुआ देखकर वीर ने माही के चेहरे की ओर गौर से देखा। माही के चेहरे के ऊपर साफ बेहोशी की मदहोशी छाई हुई थी। ये देखकर वीर ने कहा, माही अब चुप हो जाओ, तुम इस आधी बेहोशी की हालत में हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम मदहोशी में क्या क्या बोल रही हो और इसकी वजह से तुम बाद में शर्मिंदा हो जाओगी, तो यही समय है कि तुम चुप होकर बैठ जाओ। वीर ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन माही ने जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। माही ने आगे कहा, मुझे शुरुआत में आपसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मैं आपके दादाजी के एहसान के नीचे दबी हुई थी और इसीलिए मैंने शादी के लिए ज़बरदस्ती अपना मन मारकर हाँ कर दी। लेकिन क्या आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे सच में आपसे प्यार हो गया और मुझे लगा कि शायद मैं आपके साथ खुश रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप भी इस शादी के लिए राजी नहीं हैं और आप वो शादी सिर्फ और सिर्फ आपके दादाजी की जिद की वजह से कर रहे हैं। माही की यह बात सुनकर वीर के चेहरे के ऊपर हैरानी थी। वीर ने माही की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें इसे मुझसे प्यार हो गया था? लेकिन तभी वीर ने देखा कि माही की आंखें बंद हो गई है। माही गहरी नींद में सो गई थी। वीर ने कहा, माही मेरे सवाल का जवाब दो माही। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, माही अपनी नींद से बाहर नहीं आई। इससे पहले कि वीर आगे कुछ कहता, अभिषेक ने झटके से कार को रोक दिया। वीर ने गुस्से में कहा, क्या है, कार को क्यों रोका तुमने? वीर को इतना गुस्से में देखकर अभिषेक डर गया और उसने कहा, सर हम ब्लू स्काई होटल पहुंच चुके हैं। अभिषेक की यह बात सुनकर वीर ने कार से बाहर देखा। उनकी कार एक बहुत बड़ी होटल की बिल्डिंग के मेन गेट के सामने वाली कार आने की जगह पर रुकी हुई है। ये देखकर वीर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं माही को लेकर हमारे कमरे जा रहा हूं, तुम माही का सामान लेकर मेरे पीछे आओ। वीर की यह बात सुनकर अभिषेक ने कहा, ठीक है सर। लेकिन तभी वीर की कार के रुकते ही होटल के अंदर 5-6 लोग, जिनमें से 4 लड़कियां और 2 आदमी, जिनमें से एक आदमी की उम्र करीब 60 साल लग रही थी, वो सभी वीर की कार के बाहर आकर खड़े हो गए। 3 लड़कियों ने एक जैसी ठंड ड्रेस पहन रखी थी और उसे दूसरे आदमी ने ब्लैक कोट और सूट पहन रखा था। देखने से वह सभी होटल के स्टाफ दिख रहे थे और बचे हुए वह 60 साल का बूढ़ा आदमी और खूबसूरत लड़की जिसने नीले रंग का टॉप और सफ़ेद रंग की स्कर्ट पहन रखी थी, वे सभी लोग वीर की कार को ही देख रहे थे। क्या मदहोशी की हालत में माही ने अपने दिल की बात अपनी जुबां पर ला दी? कौन है वो बूढ़ा आदमी और वो खूबसूरत लड़की? क्या परिणाम होगा माही के इस कंपैशन का? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 48 अनिल ढोबरा, सोने के अंडे देने वाली इस मुर्गी को तुम्हें अपने शिकंजे में लेना है। सो हाई एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। वीर का ध्यान अभी तक उन सभी के ऊपर नहीं गया था, लेकिन अभिषेक ने उन सभी को देख लिया और वीर को इस बारे में बताना चाहा कि तभी उस काले कोट वाले आदमी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वीर की नज़र उन सभी लोगों के ऊपर गई। वीर को देखते ही उस 60 साल के बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है मिस्टर वीर सिंघानिया, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। उस आदमी की यह बात सुनकर वीर ने कार से बाहर निकलकर उनके सामने आकर कहा, आपको मेरे साथ इतना ज़्यादा फॉर्मल व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है मिस्टर अनिल ढोबरा। वीर की यह बात सुनकर अनिल ढोबरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब तुमने पहली बार एसके आए।
कंपनी के सीईओ चेयर को संभाला था। तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा समझदार और तेज दिमाग वाले नौजवान लड़के हो। जिस समय तुमने कंपनी के सीईओ पद को ग्रहण किया था तब तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने से थोड़ी ही दूर थी और किसी को भी उस समय नहीं लगा था इसके आए कंपनी ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगी, और इसी के चलते सभी बड़े इन्वेस्टर ने तुम्हारी कंपनी में मौजूद इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं था कि आपकी कंपनी ठीक भी पाएगी और तुम जैसा नौजवान लड़का इस डूबती हुई कंपनी को बचा पाएगा। लेकिन तुमने तो 2 सालों के अंदर ही दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी कंपनी को पर लगा दिए, और आज वही कंपनी पूरे भारत की सबसे ताकतवर और बड़ी कंपनी है जिसे अब कोई भी चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। अनिल धोबरा की यह बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ ट्रेल था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, और रही बात मुझ पर भरोसा करने की तो वो तो आपने भी नहीं किया था। वीर की यह बात सुनकर अनिल धोबरा ने घिसियाकर हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैंने भी उस समय अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन आज मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने फिर से मुझे एक मौका दिया और इस बार मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा। अनिल धोबरा की यह बात सुनकर वीर ने साफ लहजे में कहा, मिस्टर अनिल धोबरा, लगता है कि आपने कोई गलत फहमी पाल रखी है। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि हमारी कंपनी का यह मेगा प्रोजेक्ट मैं राजस्थान की किस कंपनी के साथ साइन करूंगा, और पहले की बातों का दिलासा देकर आप कोई खुशफहमी मत पाल लीजिएगा। क्या ये प्रोजेक्ट आपकी सोनालिका कंपनी को ही मिलने वाला है? वीर की यह बात सुनकर अनिल धोबरा के चेहरे पर मौजूद मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई, जिसके बाद अनिल धोबरा ने अपनी बगल में मौजूद आदमी की ओर इशारा किया। अनिल का इशारा देखकर उस आदमी ने सामने आकर वीर से कहा, वीर सिंघानिया सर, मैं इस होटल का मालिक अनुरूप जैन हूं। जैसे ही मुझे इस बात के बारे में जानकारी मिली कि मेरी इस होटल की शान में 4 चांद लगाने के लिए आप यहां आ रहे हैं, मैं तुरंत आपकी सेवा में प्रस्तुत हो गया। ऐसा कहकर होटल मालिक अनुरूप जैन ने उन 3 लड़कियों की ओर इशारा किया जो अभी तक चुपचाप उसके पीछे खड़ी हुई थी। अनुरूप जैन का इशारा देखते ही वह तीनों लड़कियां आगे आई। तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने राजस्थानी स्टाइल में अतिथि के स्वागत करने के लिए एक पीतल की नकाशीदार थाल में कुछ गुलाब की पंखुड़ियां और तिलक के लिए रोली व चावल ले रखे थे। दूसरी लड़की ने अपने हाथ में सुंदर व खुशबूदार फूलों की माला ले रखी थी, और तीसरी लड़की जिसने अपने दोनों हाथों की मुठियाई में कुछ ले रखा था। अनुरूप जैन ने दूसरी लड़की के हाथ में फूलों की माला को ले लिया और उसे वीर को पहनाने लगा। वीर ने शांति फूलों की माला को पहन लिया, जिसके बाद पहली लड़की ने वीर की आरती उतारी और फिर वीर को तिलक लगाया। तीसरी लड़की ने भी अपने हाथ में मौजूद चीज को वीर के सर से लेकर पैर तक पीछे से ऊपर 10 से 12 बार किया और फिर वहां से चली गई। वीर को कुछ समझना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वीर ने अनुरूप जैन की ओर देखते हुए कहा, वैसे तुम मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं जो मेरी चापलूसी करे, लेकिन मुझे अपनी मेहमान नवाजी और इस तरीके का स्वागत से पसंद आया, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वीर की यह बात सुनकर अनुरूप जैन खुश हो गया और कहा, आपका धन्यवाद वीर सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरी तारीफ की। अनुरूप जैन ने कहा, आइए सर मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए मेरे इस होटल का सबसे आलीशान कमरा आरक्षित किया है, आइए। वीर ने कहा, हाँ ठीक है। तभी अनिल धोबरा के पास खड़ी हुई उस खूबसूरत लड़की ने हल्का सा खासकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वीर ने उसकी ओर देखा। वो लड़की करीब 23 से 24 साल की उम्र वाली खूबसूरत लड़की थी। कोई भी उसे एक देख लेता तो उससे अपनी नज़र दूर नहीं हटा पाता। उस लड़की ने भी अपनी काली काजल लगी खूबसूरत आंखों से वीर की ओर देखा, लेकिन वीर ने एक नज़र देखने के बाद ही उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा ली, जैसे कि वीर को उस लड़की की खूबसूरत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वीर को अपने आप को नज़रअंदाज करता हुआ देखकर उस लड़की का चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वीर मुड़कर कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने गुस्से में अनिल धोबरा की ओर देखा। अनिल धोबरा ने कहा, वीर इससे मिलो, ये मेरी बेटी स्वाति हैं। अनिल धोबरा की यह बात सुनकर वीर ने मुड़कर स्वाति की ओर एक और नज़र देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। स्वाति ने खुश होकर जल्दी से वीर से हाथ मिलाया और कहा, सैम हियर वीर। स्वाति को लगा था कि अब वीर उससे आगे कुछ बात करेगा, लेकिन वीर ने अपना हाथ पीछे लेते हुए कार का दरवाजा खोला और अगले ही पल माही को कार से बाहर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। वीर की गोद में माही जैसी खूबसूरती लड़की को देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कोई वीर से कुछ पूछ सके। वीर ने अनुरूप जैन की ओर देखते हुए कहा, चलिए मिस्टर जैन। वीर की यह बात सुनकर अनुरूप जैन ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ वीर सर, चलिए मेरे पीछे आइए। इसके बाद अनुरूप जैन वीर को लेकर होटल के अंदर चला गया। स्वाति के चेहरे पर ऐसा भाव था कि जैसे फिर से उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। अभिषेक कार को लेकर पार्किंग एरिया में चला गया। सभी लोगों के वहां से जाने के बाद स्वाति ने गुस्से में अनिल धोबरा की ओर देखते हुए कहा, पापा क्या आपने इसके लिए मुझसे जबरदस्ती ब्रेकअप करवाया था? आखिर ये सब क्या था? स्वाति की यह बात सुनकर अनिल धोबरा ने कहा, स्वाति ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हो? अपने पापा अनिल की यह बात सुनकर स्वाति ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, आपका मतलब क्या है कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्या आपकी आंखें कमजोर हो गई है जो आपको कुछ दिख नहीं रहा है?
आपने अभी देखा कि उस वीर सिंघानिया ने मुझे अच्छी तरह से एक नज़र देखा भी नहीं और आपने मुझे ये सपना दिखाकर मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करा दिया कि आप मेरी शादी पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ और सबसे यंगेस्ट बिलियनर वीर सिंघानिया से करवाएंगे। स्वाति की यह बात सुनकर अनिल ने कहा, तो इसमें क्या गलत किया मैंने? मैं तो चाहता हूं कि मेरी प्यारी बेटी सिंघानिया खानदान की बहू बनकर एक रानी की जिंदगी बिताए। स्वाति ने कहा, पापा आप अपने ख्यालों में ये सपना देख रहे हैं लेकिन असल जिंदगी में तो कुछ और ही चल रहा है। क्या आपने वीर की बाहों में उस लड़की को नहीं देखा? स्वाति की यह बात सुनकर अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इस बात से गुस्सा हो रही हो लेकिन मेरी नज़रों में कोई बड़ी बात नहीं है और तुम्हें भी इस मामूली बात से इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वाति ने जोर से कहा, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वीर की बाहों में लड़की है और यह बात आपकी नज़रों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अनिल ढोबरा ने गुस्से में कहा, बस स्वाति तुम मेरी बेटी हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सकती हो। और आखिर वीर की बाहों में किसी लड़की के होने से क्या ही फर्क पड़ता है? वीर अभी जवान है और उसके पास हर वो चीज़ है जिसके लिए आज भी लाखों लोग सपने देखते हैं। और तुम्हें एक लड़की से इतना ज़्यादा जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की पक्का वीर के लिए एक मनोरंजन होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब वैसे भी हम जैसे अमीरों के लिए यह बात कोई ज़्यादा नहीं है। और अब अपना दिमाग लगाना बंद करो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। मैंने वीर को तुम्हारे करीब लाने के लिए सारी तैयारी कर दी। तुम्हें सिर्फ कैसे भी वीर के दिल में अपने लिए जगह बनानी है और इसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें करना होगा। वीर सिंघानिया हमारे लिए कोई एक सोना देने वाली मुर्गी है और हमें कैसे भी उस मुर्गी को अपने कब्जे में लेना होगा। अपने पापा अनिल ढोबरा की यह बात सुनकर स्वाति ने कहा, सॉरी पापा, जो मैंने आपसे गुस्से में बात की, लेकिन अब मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ और मुझे ये बात भी समझ चुकी हूँ कि मुझ वीर के ऊपर अपना जादू चलाना ताकि उसे सिर्फ मैं ही दिखाई दूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। स्वाति की यह बात सुनकर अनिल ढोबरा ने शातिर तरह से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे स्वाति, तुम्हारी यह बात सुनकर तुम्हारे अंदर मुझे मेरी जवानी की झलक नजर आ रही है और तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें वीर के करीब जाने में हर तरह मदद करूंगा और ऐसे हालात भी पैदा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें वीर सिंघानिया के सामने अपने इस सो कोल्ड गुस्से को अपने काबू में रखना। अगर तुम्हारी वजह से उसे गुस्सा आ गया तो उसके गुस्से हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। स्वाति ने कहा, ओफो पापा, मैं आपकी सारी बातें समझ गई और आप मुझे इतना ज्ञान देना बंद कीजिए और अंदर चलिए। वीर ने माही को अभी भी अपनी बाहों में भर रखा। अनुरूप जैन वीर को लेकर लिफ्ट के अंदर आ चुका था। उसकी नज़रें बार बार अपने आप ही वीर की बाहों में मौजूद माही के ऊपर जा रही थी। अनुरूप जैन अपने मन में ही वीर और माही के लिए एक कहानी गढ़ने लगा। मुंबई शहर में एक सुनसान इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर 3 लोगों को कुर्सी से कसकर बांध रखा था और उनके चेहरों को काले कपड़े से ढक रखा था और उस कपड़े से खून निकल रहा था। देखने साफ दिख रहा था कि उन तीनों को बुरी तरह से पीटा गया था। उन तीनों के अलावा वहां पर 6 से 8 लोग मौजूद थे जिन्होंने आंखों पर काला चश्मा और ब्लैक पेंट पर ब्राउन कलर का टी शर्ट पहन रखा था। उन तीनों लोगों के सामने एक 30 से 32 साल की उम्र का एक आदमी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट का कश मार रहा था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियों पर खून लगा हुआ था। उस आदमी का चेहरा किसी नॉर्मल इंसान की ही तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसके चेहरे पर क्रूरता और दरिंदगी जी का भाव साफ चल रहा था। उसने सिगरेट का एक कश मारकर उसका धुआं उसके सामने मौजूद तीनों लोगों के ऊपर मारते हुए अपनी कठोर और भयानक आवाज में कहा, क्या तुम तीनों को अपनी इस नाजुक सी जान की परवाह नहीं है? अब मैं तुमसे आखिर बार पूछता हूं और अगर तुम तीनों ने इस बार कुछ भी नहीं बताया तो अब तुम इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहना। ऐसा कहकर उस आदमी ने अपने पीछे खड़े हुए अपने लोगों की ओर अपने हाथ से इशारा किया। अगले ही पल 3 आदमियों ने आगे बढ़कर उन तीनों के चेहरों के ऊपर से उस काले कपड़े को हटा दिया। कपड़े के हटते ही उन तीनों का चेहरा, जो मार खा काफी हद तक बिगड़ चुका था, सामने आ गया। वो तीनों आदमी और कोई नहीं बल्कि वही 3 किडनैपर गुंडे थे जो प्रताप सिंघानिया और शिबू का पीछा कर रहे थे और किसी की किडनैपिंग की बात कर रहे थे। उन तीनों के चेहरों की हालत इसको देखकर लग रहा था कि वो तीनों अगले ही पल मर जाएंगे। तीनों की हालत बहुत खराब थी। अगले ही पल एक आदमी ने उन तीनों पर के चेहरों के ऊपर एक छपाक की आवाज के साथ पानी फेंकता है। ऐसा करते ही उन तीनों को थोड़ा सा होश आया। उस आदमी ने कहा, तुम लोगों के पास अब ये आखिर मौका है और अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम लोगों के लिए कल की सुबह नहीं होगी। तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है और किस काम के लिए भेजा है? उसकी यह बात सुनकर उन तीनों में से एक आदमी ने अपना सिर सीधा करते हुए धीमी आवाज में कहा, हमें छोड़ दो, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम कोई भी किडनैपर्स नहीं है। उसकी यह बात सुनकर उस आदमी ने सिगरेट को दूर फेंकते हुए अपनी बंदूक को सीधा उस आदमी की खोपड़ी पर रख दिया और कहा, मुझे तुम तीनों का ये एटीट्यूड पसंद आया और इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए और तुम्हारा लॉस्ट चांस ओवर। ऐसा कहते ही उस आदमी ने धड़ाधम की आवाज के साथ एक के एक उन तीनों के सिर में बंदूक की गोलियों को उतार दिया और इसके साथ उन तीनों का काम तमाम हो गया। उन तीनों को मारने के बाद उस आदमी ने अपने चेहरे पर आए खून की बूंदों को साफ करते हुए अपने आदमियों से कहा, इन तीनों की लाशों को ले जाओ यहाँ से। इसके साथ ही एक आदमी ने पीछे से उसे कोट पहनाते हुए कहा, सर कहाँ चलना है? आदमी ने कहा, सर से मिलने के लिए। क्या रिश्ता अनिल ढोबरा का वीर की कंपनी के साथ? और क्या ढोबरा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा? और कौन है वो आदमी जिसने उन तीनों किडनैपर्स को मौत के घाट उतार दिया? कौन है उसका सर? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। च 49 बाहों में।
जिस्म की गर्मी। सो हाई एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, विंकिंग फेस। अनुरूप जैन को भी अनिल ढोबरा की ही तरह लगा कि वीर अपनी मस्ती के लिए अपने साथ इस लड़की को लाया है। लिफ्ट होटल के सबसे ऊपर के एरिया 14 फ्लोर पर आकर रुक गई। अनुरूप जैन ने वीर से कहा, सर यह फ्लो मेरे होटल का वीवीआईपी फ्लो है और इस फ्लो का सबसे अच्छा कमरा मैंने आपके लिए चुना है। अनुरूप जैन की ऐसी बातें सुनकर वीर ने कड़क आवाज में कहा, मिस्टर जैन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपनी चापलूसी सुनना पसंद नहीं है। वीर की यह बात सुनकर अनुरूप जैन ने हंसते हुए कहा, वीर सर, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा आपके लिए सम्मान है और आप मेरे लिए किसी वीवीआईपी मेहमान से भी ज्यादा है। आपके लिए सब कुछ बेस्ट और बेहतरीन हो, इस बात की जांच करना मेरा काम है। इसके बाद अनुरूप जैन और वीर दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए। ब्लू स्काई होटल का 14 फ्लोर की लॉबी को बहुत अच्छी तरह से लॉबी की दोनों तरफ की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिगो फर्श पर मखमली लाल कार्पेट और कुछ एंटीक राजस्थानी चीजों से बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। अनुरूप जैन ने आगे बढ़ना शुरू कर वीर भी उसके पीछे पीछे माही को लेकर चलने लगा। वीर ने लॉबी के चारों तरफ देखा। 14 फ्लोर पर सिर्फ 5 कमरे ही मौजूद थे और अनुरूप जैन वीर को लेकर लॉबी के आखिरी कमरे की ओर बढ़ रहा था। कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचने के बाद अनुरूप जैन ने उसे खोल दिया और वीर की ओर मुड़कर देखते हुए, वीर सर, यह है आपका रूम। अनुरूप जैन की यह बात सुनकर वीर ने कहा, मिस्टर जैन, आपके इस होटल के इस वीवीआईपी 14 फ्लोर पर सिर्फ 5 कमरे ही, किसकी कोई खास वजह है? वीर की यह बात सुनकर अनुरूप जैन ने कहा, तो आपने इस चीज़ को नोटिस कर लिया, मुझे लगा ही था कि आप इसे जरूर नोटिस करेंगे, लेकिन इसकी कोई खास वजह नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने खुद किया है। इस होटल के निर्माण के समय पर ही मैंने इस बारे में सोचा था। मैं चाहता हूं कि आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए एक आलीशान, खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगह का निर्माण करूं। मेरे होटल का 14 फ्लोर वही जगह है। वीर ने कहा, तो क्या यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है जिसे आपने मेरी ही तरह इस खास जगह के लिए लायक समझा हो? वीर की यह बात सुनकर अनुरूप जैन समझ गया कि वीर क्या कहने की कोशिश कर रहा। उसने कहा, वीर सर, 14 फ्लोर पर आपके अलावा सिर्फ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ठहरा हुआ है और शायद वह व्यक्ति आप ही के लिए यहाँ पर आया है। इतना कहकर अनुरूप जैन ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, तो वीर सर, आप आराम कीजिए, हमारी मुलाकात आज शाम की पार्टी में होगी। ऐसा कहकर अनुरूप जैन वहां से जाने लगा। वीर ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरा सच में किसी महल की तरह था। वीर ने माही को कमरे के बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटा दिया और फिर माही की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा, लेकिन अगले ही पल वीर ने अपने आप से, वीर तू ये सब कुछ क्या सोच रहा है? ऐसा कहकर वीर बेडरूम में मौजूद बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चला गया। वीर बाथरूम में शावर ले रहा था, तभी कमरे की डबेल बजने लगी। पहली बार में वीर को आवाज सुनाई नहीं दी। वीर ने शावर को बंद किया, जिसके अगले ही पल वीर को डबेल सुनाई दी। डोरबेल की आवाज सुनकर वीर का चेहरा गंभीर हो गया। वीर ने जल्दी से हाउस कोट पहना और बाथरूम से बाहर निकालकर सीधा दरवाजे पर आ गया। वीर ने दरवाजे के पास आकर शांति से कुछ देर सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वीर ने दरवाजे के बाहर स्वाति ढोबरा को देखा। स्वाति ने वीर को देखकर एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर वीर, जो मैंने आपको परेशान किया। ऐसा कहते हुए स्वाति की नज़र वीर के सीने और उसके सिक्स पैक पर चली गई और उसके मुंह से निकल गया, वाह फ्लश्ड एस्टोनिश्ड फेस। स्वाति की यह बात वीर ने सुन ली और वीर ने स्वाति की नज़रों का पीछा किया और जल्दी अपने हाउस कोट को ठीक करते हुए कहा, मिस स्वाति, हम दोनों अभी कुछ ही देर पहले मिले थे और आप फिर से मुझसे मिलने चली आए, और अगर आप यहाँ पर आई है तो मैं समझता हूँ कि आपके पास मुझे रिलेटेड कोई बात होगी। वीर की यह बात सुनकर स्वाति ने अपनी नज़रें वीर के चेहरे की ओर करते हुए अपने मन में ही कहा, आह, ये लड़का कितना हैंडसम और सेक्सी है। वीर ने स्वाति को यूं चुपचाप खड़े होकर अपने आप को घूरते हुए देखा तो चुटकी बजाते हुए कहा, मिस स्वाति, अब आप कुछ कहेंगे या फिर? वीर की आवाज़ सुनकर स्वाति अपने ख्यालों से बाहर निकली और उसने कहा, वो मिस्टर सेक्सी, मेरा मतलब मिस्टर वीर, मैं आपको आज शाम की पार्टी का इन्विटेशन देने के लिए आई हूँ। स्वाति की यह बात सुनकर वीर ने कहा, नो थैंक्स, मुझे पार्टियां ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वीर ने अगले ही पल स्वाति के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वीर की इस हरकत ने स्वाति को गुस्सा दिला दिया, लेकिन अगले ही पल स्वाति का ये गुस्सा इस ख्याल से उड़नछू हो गया कि उसे वीर के सामने अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि वीर उसकी ओर आकर्षित हो सके। इस बात को सोचकर स्वाति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गई मिस्टर वीर, आप थके हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बाद में आपका मन हो तो आप पार्टी में जरूर आएगा। वैसे भी ये पार्टी पापा ने खास तौर पर आपके स्वागत में ही रखी है। वीर ने स्वाति की बात सुनकर भी अनदेखा कर दिया और वापस बेडरूम में आकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही वीर बाथरूम के अंदर पहुंचा तो उसने वहां पर माही को देखा। माही इस समय अपने कपड़े खोल रही थी। माही ने अभी अपनी साड़ी ही उतारी थी कि उसकी नज़र सामने खड़े हुए वीर के ऊपर गई। वीर को देखते ही माही की एक चीख निकल गई। स्वाति अभी भी वीर के कमरे के बाहर ही मौजूद थी और उसने माही की इस चीख को सुन लिया और गलत मतलब निकालते हुए कहा, आखिर वीर जैसे किसी इंसान को ऐसी लड़कियों की क्या जरूरत है? उस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी, काश उसकी जगह मैं वीर के साथ एक ही कमरे में होती। ऐसा सोचकर स्वाति शर्म से पानी पानी हो गई और तेज कदमों से वहां से जाने लगी। माही ने जल्दी से पास में मौजूद टावल से अपने शरीर को छुपाते हुए वीर की ओर गुस्से में देखकर कहा, वीर ये कैसी गंदी हरकत है आपकी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? माही की यह बात सुनकर वीर ने भी जल्दी से दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया और कहा, मेरी हरकत नहीं माही, तुम्हारी हरकत, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर?
वीर की यह बात सुनकर माही ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं तो यहाँ पर खो खो खेलने आई थी, आपको भी खेलना है तो बताए। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, तो मैं सा कहकर वीर ने माही की ओर देखा। वीर को अपनी ओर देखता हुआ देखकर माही ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, वीर मेरी ओर मत देखिए। वीर ने जल्दी से अपना चेहरा फिर से दूसरी तरफ कर लिया और कहा, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे इस बचकाने जवाब का उत्तर देने के लिए तो मुझे तुम्हारी तरफ देखकर ही जवाब देना होगा ना। ऐसा कहकर वीर ने फिर से माही की ओर देखने लगा। माही ने कहा, वीर आप बेशर्म है, जल्दी से मुझे देखना बंद कीजिए और पलट जाए। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कर रही हो? इस समय भी वीर के इस एक को देखकर माही ने चीरते हुए कहा, ठीक है आपको नहीं पलटना ठीक, लेकिन अपनी आंखें बंद कीजिए। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वीर की इस जिद को देखकर माही को गुस्सा आने लगा, लेकिन इस समय वो वीर पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। तभी माही ने कहा, ठीक है अगर आपको मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो देखिए। ऐसा कहकर माही ने टॉवल को खोल दिया। माही को ऐसा करता हुआ देखकर वीर ने कहा, हाँ ठीक ठीक मैं पलट रहा हूँ, लेकिन तुम अपना टॉवल मत खोलो वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। ऐसा कहकर वीर ने माही की ओर अपनी पीठ कर ली। माही ने टॉवल को बांधा और वीर के थोड़ा नजदीक आकर कहा, आपने अभी क्या कहा? मुझे देखने से आपको उल्टी आ जाएगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, ऑब्वियसली। वीर की यह बात सुनकर माही को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन माही ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो आप जल्दी से बाहर निकल जाए, आगे की बात मैं आपसे बाद में करूंगी। वीर ने कहा, नहीं मैं बाहर नहीं जाने वाला हूं, मुझे शावर लेना है और वो भी अभी। वीर ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो माही, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। वीर की यह बात सुनकर माही ने कहा, वीर अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तुम्हारा ये गुस्सा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तुम जो कर सकती हो वो करो, लेकिन इस बाथरूम में पहले मैं आया था और मैं शावर लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। वीर की यह बात सुनकर माही ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ वीर आपको तो मैं देख लूंगी, अभी तो मैं ही यहाँ से जाती हूँ। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, अस्योर विश मेजेस्टी। वीर ने बात माही को चिढ़ाने के लिए कहा और माही चिढ़ भी गई। माही ने धीमी आवाज में वीर को कोसते हुए बाथरूम से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी माही का पाँव बाथरूम के फर्श पर गिरे हुए शैम्पू के पानी से फिसल गया। माही की यह बात सुनकर वीर पहले ही वापस सीधा हो चुका था। माही को गिरता हुआ देखकर वीर ने फुर्ती से आगे बढ़कर माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही गिरने से बच गई। माही वीर की बाहों में थी और दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों पर, दोनों एक दूसरे को कुछ पलों तक ऐसे ही देखते रहे, जिसके बाद अचानक से वीर अपना चेहरा माही के चेहरे के पास लाने लगा। माही गहरी सांस ले रही थी, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वीर का चेहरा माही चेहरे के काफी करीब का चुका था और वीर व माही दोनों को अपनी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरों पर साफ महसूस होने लगी थी। वीर के होठ माही के होठों से टच होने ही वाले थे कि फोन की रिंगटोन की आवाज को सुनते ही माही ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और धीमी आवाज में कहा, वीर आप ये क्या कर रहे हैं? वीर ने भी अपने होश में आते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है माही, जैसा तुम समझ रही वो तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, मैं तो सिर्फ उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वीर का यह एक्सक्यूज सुनकर माही ने बिना वीर की तरफ देखे हुए कहा, हाँ ठीक है मैं आपकी यह बात समझ गई, तो क्या अब आप मुझे जल्दी से छोड़ेंगे? माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी वीर को माही ने जो बातें आधी बेहोशी में उससे कही थी वो याद आ गई और वीर ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्वाति अपने ख्यालों में डूबी हुई 13 फ्लोर पर रूम नंबर 03 में आ गई। स्वाति वीर के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी बगल में से भारी भरकम मर्दाना आवाज आई, तो मेरी सेक्सी डार्लिंग यहाँ पर हैं। इस आवाज को सुनते ही स्वाति ने बगल में बेड के ऊपर एक 29 से 30 साल का हट्टा कटा हैंडसम लड़का लेटा हुआ था, जिसने ब्लैक कलर की जीन्स और एक शेर के प्रिंट वाला ब्राउन जैकेट पहन रखा था। उस लड़के को देखकर स्वाति के चेहरे पर मुझे मुस्कान अगले ही पल गायब हो गई और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। लड़के ने कहा, अरे मेरी डार्लिंग के चेहरे पर मुझे देखकर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह शिकन आ गई, यह बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है माय स्वीट हार्ट। आओ मेरी बाहों में आ जाओ मेरी स्वीट हार्ट। उस लड़के की यह बात सुनकर स्वाति ने हैरानी से कहा, रोहन तुम और यहाँ, लेकिन क्यों, मेरा मतलब कैसे? स्वाति की यह बात सुनकर उस लड़के ने बेड पर से खड़े होकर स्वाति के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से इस जगह का पता लगाकर तुमसे मिलने आया हूं और तुम मुझे देखकर खुश होने की जगह हैरान हो रही हो, क्या तुमने इतनी जल्दी मुझे अपने दिल से बाहर निकाल दिया? रोहन की यह बात सुनकर स्वाति ने घिसियाकर कहा, नहीं रोहन ऐसा कुछ नहीं है। रोहन स्वाति के गालों पर से अपने हटाकर झटके उसकी कमर को कसकर पकड़ अपने बेहद करीब लाकर स्वाति के सीने को चूमना शुरू कर दिया। स्वाति ने कुछ देर रोहन का विरोध किया, लेकिन अगले ही पल रोहन ने स्वाति के होठों को पागलों की तरह चूमना शुरू किया और इसी के साथ स्वाति ने भी अपना आपा खो दिया और वो भी रोहन का पूरा साथ देने लगी। रोहन के स्वाति को चूमते हुए उसे बेड के करीब ले गया और झटके से स्वाति को बेड पर पटक दिया और जल्दी से अपने सारे कपड़े खोलकर स्वाति के ऊपर टूट पड़ा। स्वाति ने रोहन का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि स्वाति तो रोहित का पूरा साथ देने लगी। कुछ देर में रोहन स्वाति ने अपने अपने जिस्मों की गर्मी को एक दूसरे की शरीर से पूरा कर लिया।
स्वाति ने बेड पर लेटे हुए लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए कहा, रोहन अब तुम जल्दी से चले जाओ, अगर पापा ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ इस हालत में देख लिया तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने बेड के किनारे पर बैठकर सिगरेट जलाकर उसे पीते हुए कहा, स्वाति माय दम स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें समझ नहीं आया, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। रोहन की यह बात सुनकर स्वाति ने हैरानी से चादर को अपने ऊपर लपेटकर बेड पर से खड़े होते हुए कहा, रोहन ये तुम क्या बोल रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या करने की सोच रहा है वीर माही के साथ? और क्या वीर माही के अनजाने में सही करीब आने लगा है? कौन है स्वाति का ये बॉयफ्रेंड रोहन? क्या करने की सोच कर आया है वो ब्लू स्काई होटल में? कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 50 साइको एक्स बॉयफ्रेंड और एक किस। सो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विंकिंग फेस। वीर की यह बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, क्या लेकिन क्यों? माही ने आगे कहा, देखो वीर यह समय इस तरह के मजाक करने का नहीं है, मुझे छोड़ दो। वीर ने माही के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। माही ने अपने आप को वीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, वीर बहुत हुआ ये मजाक, अब चुपचाप मुझे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। वीर ने माही को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और कहा, वरना क्या, बताओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? क्या यहाँ पर भी पहले की तरह चिल्लाकर और रोकर लोगों को इकट्ठा करोगी? माही ने कहा, वीर आप अचानक से इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हैं, आखिर आपको क्या चाहिए? माही का ये सवाल सुनकर वीर ने कहा, तुम्हारी इस बात में पॉइंट है माही, तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वीर की यह बात सुनकर माही के चेहरे पर सुकून का भाव आया ही था कि तभी वीर ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक शर्त पर। वीर की यह बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, शर्त? लेकिन कैसी शर्त? माही ने गुस्से में वीर की ओर देखते हुए कहा, वीर अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, और वैसे भी कुछ पलों पहले तो आपको मुझे देखकर भी उल्टी आ रही थी और अब आपने जबरदस्ती मुझे अपनी बाहों में पकड़ रखा है, क्या अब आपको ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है? माही की यह बात सुनकर वीर ने हंसते हुए कहा, भोली माही, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि काम के समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और इस समय ऐसा ही है। वीर की यह बात सुनकर माही का चेहरा लाल हो गया और माही ने कहा, आप मुझे गधे से कंपेयर कर रहे हैं? अभी वीर ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हें गधी से कंपेयर कर रहा हूँ। वीर की यह बात सुनकर माही ने गुस्से में कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक, तुम भी एक गधे हो और वो भी ऐसे वैसे नहीं, तुम्हारे सिर पर 1 फीट ऊंचे ऊंचे घमंड के सिंग और चेहरे पर गुस्सा और तुम्हारी पूंछ में दुनिया भर की अकड़ है। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, तुमने मुझे गधा कहा? माही ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, मैंने तो सच ही बोला। माही ने यह बात बहुत ज्यादा सोच समझ कर कहा था। माही को पता था कि यह बात सुनकर वीर को पक्का गुस्सा आएगा और वो अगले ही पल उसे छोड़ देगा। माही के अनुमान के अनुसार ही वीर को गुस्सा आया, लेकिन इसके अगले ही पल वीर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे माही, तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा कैसे दिलाना है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी ये तरकीब काम नहीं आने वाली है, इसलिए अपने ये बेकार के आइडिया मेरे ऊपर इस्तेमाल मत करो। माही को नहीं लगा था कि वीर जो इतना ज्यादा घमंडी और एटीट्यूड रखना है वह उसकी यह बात सुनकर भी अपने गुस्से को शांत कर लेगा। माही के चेहरे की हैरानी को देखकर वीर ने कहा, इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता? जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता हूं उसे कोई भी हरा सकता है, लेकिन जिसने अपने गुस्से पर काबू पर लिया उसे इस दुनिया में कोई छू भी नहीं सकता है। वीर की यह बात सुनकर माही ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, ये कैसी बकवास बात है? माही ने वीर की आंखों में आंखें डालकर साफ लहजे में पूछा, वीर आखिर आप चाहते क्या हैं? वीर ने झट से कहा, कुछ सवालों के सच्चे जवाब। वीर की यह बात सुनकर माही ने अजीब तरह से कहा, क्या आपने सवालों के जवाब के लिए मुझे जबरदस्ती पकड़ रखा है? वीर ने बिना किसी झिझक के साथ कहा, हाँ। माही ने वीर को ऐसे देखा जैसे वीर कोई बेवकूफ़ हो जो पेड़ की जड़ देखने के लिए पूरे पेड़ को ही उखाड़ना चाहता हूँ। माही ने शांति से कहा, ठीक है, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे छोड़िए। वीर ने फट से कहा, नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। माही वीर की हरकतों से इरिटेट हो गई और कुछ जल्दी से जल्दी वीर की बाहों से छूटना चाहती थी, इसलिए माही ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पूछे आपको मुझसे क्या पूछना है? वीर ने कहा, क्या तुम्हें अपनी वो बातें याद हैं जो तुमने मुझसे कार में कही थीं? वीर का ये सवाल सुनकर माही के चेहरे पर हैरानी का भाव था। माही ने कहा, वीर कार में तो मैंने आपसे बहुत कुछ कहा था और अब तो मुझे उनमें से आधी से ज़्यादा बातें याद भी नहीं है, लेकिन आखिर आपको मेरी कौन सी बात सुननी है? क्या आपको हमारे झगड़े की बातें सुनाई है? अगर हाँ तो ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से पूरी बातें सुनाऊंगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? तुम मुझे फिर से वो सभी बातें सुनाना चाहती हो ताकि तुम्हारी अंतर की भड़ास निकाल जाए और तुम्हारा मन हल्का हो जाए? तुम मुझे फिर से कोसना चाहती हो? वीर की यह बात सुनकर माही ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है, और अगर आप एक और बार मेरी वह सभी बातें सुन लेंगे तो जैसा कि आपने कहा आपने अपने गुस्से पर काबू कर लिया है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। माही की ऐसी बातें सुनकर वीर ने गुस्से में कहा, माही अब तुम बकवास कर रही हो, और अगर तुमने ऐसी बातें करना बंद नहीं किया और मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं और अब तुम्हें किस भी करूंगा।
वीर की यह बात सुनकर माही ने हड़बड़ाते हुए कहा, आखिर तुम्हें जानना क्या है वीर, तुम साफ साफ क्यों नहीं पूछते हो। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, आपसे सीधा तुम पर अच्छा है। वीर की यह बात सुनकर माही ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करोगे तो क्या मैं तुम्हें इज्जत दूंगी। माही की यह बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे कोई इज्जत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दो। वीर ने कहा, मैं उन बातों के बारे में तुमसे पूछ रहा हूं जो तुमने अपनी जिद की वजह से बेहोश के बाद कार में मदहोशी में कही थी। वीर की यह बात सुनकर माही ने बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहा, अच्छा तो आप उन बातों के बारे में पूछ रहे हैं। वीर ने कहा, हाँ मैं उन्हीं के बारे में तुमसे पूछ रहा हूं, तो अब फालतू में अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जवाब दो। माही ने कहा, सॉरी लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। माही की यह बात सुनकर वीर ने कहा, क्या तुम ऐसा बोलकर मेरे इस सवाल के जवाब से बचने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती हो। वीर के चेहरे पर इस समय बहुत ज्यादा गंभीर भाव था। वीर को इतना ज्यादा सीरियस देखकर माही ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी भी सवाल से बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। वीर में तेज आवाज में कहा, तो फिर तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार क्यों कर रही हो। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वीर को इतना उत्तेजित और हाइपर होता हुआ देखकर माही ने कहा, शांत शांत, आप बेकार में इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। वीर ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मुझे और गुस्सा ना आए तो जल्दी से मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। माही ने कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। माही का ये जवाब सुनकर वीर ने कहा, तो इसका मतलब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वीर की यह बात सुनकर माही ने कहा, क्या मतलब। वीर ने माही की ओर देखा और अगले ही पल माही के होठों पर किस करने लगा। वीर की यह हरकत देखकर माही ने वीर को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन माही इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वीर लगातार माही को किस करता रहा। वीर की इस हरकत से माही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और माही ने वीर के निचले होठ पर काट लिया, जिसकी वजह से वीर झटके से माही से दूर हो। माही ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत के साथ वीर को धक्का दिया और बाथरूम से बाहर भाग गई और बाहर पहुंचते ही माही ने बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। एक हाथ से अपने होंठ को दबा दिया और जल्दी से दरवाजे पर आकर कहा, दरवाजा खोलो माही। लेकिन माही ने कुछ नहीं कहा। जी ने फिर से कहा, माही मैंने कहा दरवाजा खोलो। 13 फ्लोर रूम नंबर 03 में। स्वाति की हैरानी भरी यह बात सुनकर रोहन ने खड़े होकर स्वाति की ओर मुड़कर कहा, जाने मन मेरी यह बात सुनकर तुम हैरान क्यों हो रही हो, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन की यह सारी बातें सुनकर स्वाति ने अपने आप कोसते हुए अपने मन में ही कहा, स्वाति स्वाति बेवकूफ़ लड़की, ये तूने क्या कर दिया। मेरे मन तो वीर था और मैंने रोहन को वीर मानकर उसके साथ यह सब कुछ नहीं, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, अगर पापा को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। ये सब कुछ सोचकर स्वाति ने बेड पर से अपने कपड़े उठाए और जल्दी से दूसरे कमरे के अंदर चली गई। रोहन को लगा कि स्वाति उसके साथ जाने की बात सुनकर इतनी खुश हो गई है कि वह जल्दी से उसके साथ यहाँ से जाना चाहती हैं। ये बात सोचकर रोहन ने भी अपने कपड़े पहन लिए। कुछ भी पलों में स्वाति कमरे से बाहर आए। स्वाति को देखकर रोहन ने उसके पास आकर फिर से उसकी कमर पकड़ ली और उसे किस करने की कोशिश करते हैं हुए कहा, यू लुक ऑलवेज हॉट माई बेबी। लेकिन इससे पहले कि रोहन स्वाति को किस कर पाता, स्वाति ने रोहन को जोर का धक्का मार दिया, जिससे रोहन सीधा बेड पर जा गिरा। स्वाति की इस हरकत से रोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने हंसते हुए कहा, माई सेक्सी हॉट वाइल्ड बेबी, डू यू वॉन्ट अनदर राउंड, कम कम हियर। रोहन की यह बात सुनकर स्वाति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस करो, क्या बकवास लगा रखी है, जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन एक पल के लिए गंभीर हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर से उसने शांत होकर हंसते हुए कहा, डू यू लाइक प्ले माई बेबी, लेकिन ये समय कोई खेल खेलने का नहीं है, मजाक करना बंद करो और चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर रोहन जल्दी से बेड से उठा और उसने स्वाति का हाथ पकड़कर कमरे के दरवाजे के पास जाना शुरू कर दिया। स्वाति ने गुस्से में आकर झटके से अपने हाथ को रोहन के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, रोहन क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ये रवीश बंद करो और जो यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। स्वाति की यह बात सुनकर अब रोहन के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उसने कहा, स्वाति क्या नॉनसेंस भरी बातें कर रही हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुम मजाक कर रही हो तो यही सही समय है इस ओवर करने का, वरना तो। स्वाति ने कहा, वरना तो क्या कर लोगे तुम मेरा। स्वाति की ऐसी बातें सुनकर रोहन को गुस्सा आने लगा और उसने कहा, स्वाति मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें यहाँ पर लेने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रति कभी तुम्हारा ऐसा रुख भी होगा। रोहन की यह बात सुनकर स्वाति ने, देखो रोहन, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूं तो तुम भी अपनी लाइफ में जस्ट मूव ऑन हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। स्वाति ने हैरानी से कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आ रही है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी था वह सिर्फ एक अफेक्शन था और अब मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने कड़क आवाज में कहा, तो तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने के लिए कह रही हूं, फिर तो तुमने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया होगा।
रोहन की यह बात सुनकर स्वाति ने गुस्से में दिस इज नॉन फॉर योर बिजनेस जस्ट गेट लॉस्ट। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने स्वाति का हाथ पकड़कर उसे अपनी खींचा और अगले ही पल स्वाति को दबोच लिया। रोहन की यह हरकत देखकर स्वाति ने गुस्से में कहा, रोहन ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो वरना मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने अपनी मजबूत बाजू से स्वाति के गले को दबा दिया और कहा, साली हरामखोर कुतिया तू मुझे धोखा दे रही है। रोहन के स्वाति के गले को दबाने के अगले ही पल स्वाति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका दम भी घुटने लगा। थोड़ी देर तक स्वाति ने रोहन के हाथ पर अपने हाथ से हमला किया लेकिन रोहन की पकड़ काफी मजबूत थी और स्वाति खुद को रोहन की पकड़ से छुड़ाने में नाकामयाब हो गई। स्वाति की सांस अटकने लगी, उसकी आंखों में मौत का डर साफ झलकने लगा। स्वाति ने हाथ पांव फूल गए और उन्होंने उसका साथ देना छोड़ दिया। स्वाति की सांस पूरी तरह से घुट चुकी थी और किसी भी पल स्वाति सांस न आने की वजह से मर सकती थी कि तभी रोहन ने स्वाति के गले को छोड़ दिया। रोहन के ऐसा करते ही स्वाति अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। स्वाति को एक पल के लिए तो लगा था कि वो मरने से सिर्फ एक कदम दूर है और अगले ही पल वो मर जाएगी। स्वाति जोर जोर से खांसते हुए धीरे धीरे रोहन से दूर जाने की कोशिश करने लगी कि तभी पीछे से रोहन ने स्वाति के बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया और कहाँ पर जारी हो जाने मन, पार्टी ओवर नहीं हुई है। स्वाति ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, रोहन छोड़ दो मुझे। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने हंसते हुए कहा, स्वाति माय डार्लिंग तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्यों ठीक कहा ना मैंने। रोहन की ऐसी बातें सुनकर स्वाति समझ गई कि रोहन साइको है और वह उसे चोट पहुंचा सकता है और अगर अब उसे अपनी जान बचानी है तो जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा सोचते हुए स्वाति की नज़र अपने सामने मौजूद टेबल पर रखे हुए फ्लावर पॉट के ऊपर गई। स्वाति ने फ्लावर पॉट को पकड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया लेकिन स्वाति का हाथ फ्लावर पॉट के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। रोहन ने कहा, मुझसे से धोखा करने की सजा तो तुम्हें मिलेगी और मुझे धोखा करने की सिर्फ एक ही सजा है और वह है मौत। रोहन की ऐसी बात सुनकर स्वाति ने मौत के डर से जल्दी से अपना दिमाग चलाते हुए कहा, रोहन प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन ने गुस्से में स्वाति के बालों को कसकर खींच लिया और कहा, तुम्हें मैं क्या कोई बेवकूफ़ इंसान दिखता हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। जैसे ही रोहन ने स्वाति के बालों को खींचा स्वाति की आंखों में आंसू आ गए और साथ ही स्वाति की एक तेज चीख भी निकल पड़ी लेकिन स्वाति ने अपने दर्द को काबू में करते हुए अपनी दर्द भरी और लड़खड़ाती हुई आवाज में, नहीं रोहन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अभी मैंने जो कुछ भी तुमसे से कहा वो मजबूरी में आकर कहा वरना तुम्हें तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। स्वाति की यह बात सुनकर रोहन के चेहरे की कठोरता थोड़ी कम हुई और उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो स्वाति। रोहन की यह बात सुनकर स्वाति समझ गई कि रोहन उसकी चाल में फट चुका है, बस उसे रोहन को कोई ऐसी कहानी सुननी है जिससे रोहन को उसके ऊपर यकीन आ जाए। लेकिन स्वाति को समझ नहीं आया कि वो रोहन को ऐसी कौन सी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी जिससे रोहन को बिना किसी शक के उसके ऊपर पूरा यकीन हो जाए। स्वाति को चुप होता देखकर रोहन ने फिर से स्वाति के बालों को कसकर खींच दिया और कहा, अब तुम चुप क्यों हो गई, बोलो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या स्वाति बचा पाएगी अपनी जान अपने साइको एक्स बॉयफ्रेंड रोहन से या फिर नहीं। ऐसी कौन सी कहानी सुनाएगी स्वाति रोहन को और क्या रोहन को स्वाति की सुनाई गई कहानी पर यकीन होगा। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वीर माही से और क्या वीर को मिलेगा उसके सवाल का जवाब। कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।